बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज की क्लास रहेगी हमारी नॉर्सेट 2022 को लेके, क्योंकि हर साल जो नॉर्सेट एग्ज़ाम होता है आपका वो ईयर एंड के पहले ही हो जाता है। मेनली सितंबर अक्टूबर के टाइम पर आपको नोटिफिकेशन आता है और विदिन 15 दिन में फॉर्म फिलअप करवा दिए जाते हैं और उसी जब नोटिफिकेशन आता है उसी के साथ आपकी एग्ज़ाम डेट दे दी जाती है। आप चाहें तो 2020-21 दोनों टाइम का नोटिफिकेशन देख सकते हैं, क्योंकि एक ही नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है। उसमें फॉर्म फिलअप से लेके एग्ज़ाम डेट और इवन रिजल्ट अनाउंस तक की डेट है जो आपको दे दी जाती है। तो बिफोर दैट कि हम अपने चैनल पर नॉर्सेट को लेके कोई भी सीरीज़ स्टार्ट करें, उसके पहले बेटर यही होगा कि हम जो 2020 और 21 में पेपर हुए हैं वो दोनों पेपर देखें कि आपको पैटर्न क्या रहा, क्योंकि स्पेशली जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने वाले हैं और जो पहले पेपर दे चुके हैं वो किस वजह से फेलियर रहे या फिर किस वजह से वो 1 और 2 पॉइंट से है जो नहीं हो पाया उनका सिलेक्शन। तो यहाँ पर मेरे पास 2021 और 20 दोनों के मेमोरी बेस्ड पेपर हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि एम्स दिल्ली ने और ना ही नॉर्सेट ने कभी अपने ऑफिशियल आंसर कीज अपडेट नहीं की, बाकी अदर एम्स अपनी ऑफिशियल पेपर्स अपडेट करता है। सभी पेपर चैनल पर अवेलेबल हैं और ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल हैं जहाँ से आप उनको देख सकते हैं। लेकिन एम्स दिल्ली और नॉर्सेट है जो ऑफिशियल आंसर की अपनी नहीं देता है, तो इसीलिए पूरे पेपर जब आपने 2021 में लास्ट टाइम पेपर दिया था जितने क्वेश्चन अवेलेबल हुए थे वो अपडेट किए गए थे चैनल पर। लेकिन जब हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं तो उसके पहले ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपके पहले प्रीवियस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो इस क्लास में हम, क्योंकि नॉर्सेट में 200 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से इमेज बेस्ड से लेके प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड सभी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन ऐड किए गए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अलग अलग जगह से है जो क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं, जिन लोगों ने लास्ट टाइम भेजे थे वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर मिक्सडअप किए गए हैं और विथ ऑप्शन के यहाँ पर रखे गए हैं। हो सकता है आपके ऑप्शन डिफर रहे हो, थोड़ा चेंज रहे हो, लेकिन आंसर आपको पूरे हैं जो यहाँ पे सही बताए जाएंगे। तो यहाँ पर हम 2 दिन में नॉर्सेट के जो पेपर रहेंगे 2020 के पूरे क्वेश्चंस जितने ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो पाएंगे और 2021 के दोनों शिफ्ट के अवेलेबल हैं। 200 MCQs, क्योंकि 200 MCQs आते हैं आपके, जिसमें से नर्सिंग नॉन नर्सिंग अलग अलग सब्जेक्ट है जो यहाँ पर आपके कंपाउंड और इकट्ठे होके आते हैं, तो वही यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पर 1 आवर की क्लास रहेगी जिसमें आपको पूरे 200 MCQs बता दिए जाएंगे। और जो भी लोग अदर एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो वो लोग भी इस क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि क्वेश्चंस आपके नर्सिंग के ही हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने नर्सिंग में कोई अलग से रीजनिंग वगैरह पढ़ा दी, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग क्लास में ज़रूर एंड तक बने रहें। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो लोग ऐप को भी डाउनलोड कर लें। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आया था मैक्सिमम टाइम ऑफ हैंड रब हाइजीन, और स्पेशली मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन्होंने पेपर दिया था और जो लोग अपकमिंग टाइम में पेपर देने वाले हैं, तो बता दूं कि ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, क्योंकि नॉर्सेट ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ नहीं करता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि मेमोरी बेस्ड पेपर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप लोगों ने जो उस टाइम पे क्वेश्चन भेजे थे और मैंने जो अपडेट किए थे क्वेश्चन, वो सभी मिला के यहाँ पर पूरे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। एटलीस्ट 200-300 स्टूडेंट्स के रिव्यू को लेके जिन्होंने पेपर दिए और अलग अलग जगह से कलेक्ट किए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया था हैंड रब हाइजीन को लेके। हो सकता है कि आपको यहाँ पर ऑप्शन अलग हैं, लेकिन आपको आंसर सही बताया जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि मैक्सिमम टाइम ऑफ हैंड रबिंग के लिए यहाँ पर कहा है, हैंड वॉशिंग के लिए नहीं कहा है कि 1 मिनट लेंगे आपकी 2 मिनट लेंगे। यहाँ पर कहा है हैंड रब हाइजीन में कितना टाइम लगेगा, 90 सेकेंड, 20 to 30 सेकेंड्स, 1 मिनट या फिर 2 मिनट। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि सेकेंड चैनल है मेडिकल एंड नर्सेस सब शॉर्ट्स के नाम से अब रिलीज़ किया जा रहा है, जिसमें आपको इवन 1 डे में 5 से 6 वीडियो रहेंगे जो कि 4-4, 5-5 मिनट के रहेंगे और आपको टॉपिक वाइज है जो वहाँ पर कवर करवाया जाएगा, जिसमें यदि आपको बात हैंड हाइजीन की जाएगी। मैं यहाँ पर एक शॉर्ट टॉपिक की बात करती हूँ। तो हैंड हाइजीन में आपको हैंड रब हाइजीन, सर्जिकल और कितने स्टेप रहेंगे, चीज़ें आपको 3 या 4 मिनट में पूरी एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। तो इस तरीके से जो सेकेंड चैनल है उसकी लिंक आपको दे दी जाएगी बहुत ही जल्दी, विदिन 1 और 2 डेज़ में। वहाँ पर क्लासेस डेली ज़्यादा लंबी नहीं रहेंगी, वहाँ पर 2-3 मिनट से 5 मिनट तक मैक्सिमम रहेगा, जिसमें आपको एक टॉपिक है जो क्लियर किया जाएगा हर एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। तो यहाँ पर हैंड रब हाइजीन कितनी रहती है, 20 to 30 सेकेंड्स। नेक्स्ट वन आया था यहाँ पर
मैक्सिमम मिनिमम स्कोर ऑफ ग्लासगो कॉमा स्केल। ग्लासगो कॉमा स्केल हम क्यों यूज़ करते हैं? कॉन्शियसनेस लेवल को चेक करने के लिए। यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर की यदि बात की जाती है GCS को लेके, तो ऑप्शन में 8 to 9, 8 to 12, 12 to 13 या फिर 3 to 15। तो यहाँ पर हम इन क्वेश्चंस को है जो फास्ट तरीके से रिवाइज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका रिवीजन के तौर पर ये चीज़ आपको बताई जाएगी। तो जो ग्लासगो कॉमा स्केल है, यदि पूछते हैं क्यों यूज़ की जाती है, तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए। इसका मैक्सिमम मिनिमम स्कोर कितना होता है? तो मिनिमम होता है 3 और मिनिमम मैक्सिमम होता है 15। कितना? मिनिमम पूछे तो 3 और मैक्सिमम होता है 15, जिसमें हम कितनी चीज़ें चेक करते हैं? 3 चीज़ें, आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। तीनों पॉइंट्स यहाँ पर चेक किए जाते हैं, फिर स्कोरिंग दी जाती है। यदि पेशेंट का जो ग्लासगो कॉमा स्केल 8 से कम आता है, दैट मीन्स पेशेंट क्या है? कोमाटोज है। लेस देन 3 होता है तो अनरिस्पॉन्सिव है, और 15 क्या है? बेस्ट रिस्पॉन्स, जो कि मैक्सिमम स्कोर माना जाता है। नेक्स्ट आया था यहाँ पर साइड इफेक्ट ऑफ क्लोरामफेनिकोल। तो क्लोरामफेनिकोल के सभी साइड इफेक्ट हैं किसी एक को छोड़कर। क्या है? किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर ऑप्शन में है डिजीनेस, हेडेक, बोन मैरो सप्रेशन या फिर इम्यूनिटी सप्रेशन। तो जो क्लोरामफेनिकोल है ये मेडिसिन है जिसका एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर आपको ओनली साइड इफेक्ट पूछे हैं, तो मेन जो मेजर साइड इफेक्ट है इसका वो क्या है? बोन मैरो सप्रेशन। क्या है? बोन मैरो। क्लोरामफेनिकोल क्या है? जनरली ये अदर एंटीबायोटिक्स के साथ में यूज़ की जाती है क्लोरामफेनिकोल, लेकिन यहाँ पर बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन में मेनली ये यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये क्या है? आई इन्फेक्शन में यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है मेनली, और इसका जो मेजर साइड इफेक्ट है वो क्या होगा? बोन मैरो सप्रेशन। नेक्स्ट वन इज निडल गॉज प्रिफर्ड विथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन से नंबर का निडल है जो यूज़ किया जाएगा? ऑप्शन में है 16 गॉज, 18 गॉज, 20 गॉज या फिर 22 गॉज। तो हो सकता है आपको एग्जाम में, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, हो सकता है कि आपको एग्जाम में क्या किया गया हो, जिन्होंने एग्जाम दिया है और जो देने वाले हों, तो हो सकता है आपको कलर कोड से पूछा गया हो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन सा यूज़ किया जाएगा, या फिर नंबर से पूछा गया हो। तो यदि यहाँ पर बात की जाती है आपके लिए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कौन सा यूज़ होता है मेनली, तो वो होता है 18 गॉज का। कौन सा होगा? 18 गॉज, जो कि कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था यहाँ पर कार्डिनल साइन सीरीज आई थी स्टेज लेबर की। तो यहाँ पर क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीरीज ऑफ लेबर। तो लेबर की जो यहाँ पर सीरीज है, जिसको हम मैकेनिज्म ऑफ लेबर के नाम से भी पढ़ते हैं या फिर कार्डिनल मूवमेंट पढ़ते हैं लेबर के, आपको याद रखना है कार्डिनल मूवमेंट नाम से भी आ सकती है आपको, या फिर लेबर की सीरीज आ सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बताते हैं जिससे आपको इजीली याद रहे। तो यहाँ पर जो सीरीज़ है, कार्डिनल स्टेज है, वो कौन कौन सी हैं? इंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, देन होगा क्राउनिंग, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड। तो यदि आपको पूछते हैं क्राउनिंग कब होती है, तो सेकेंड स्टेज में होगी यहाँ पर क्राउनिंग। यहाँ पर जो पूरी लेबर की सीरीज है, जिसको हम कार्डिनल मूवमेंट ऑफ लेबर भी कहते हैं, तो यहाँ पर यदि आपको कार्डिनल मूवमेंट पूछते हैं एग्जाम में, तो आपको इस तरीके से बताना है। और यदि सीरीज पूछें तो पूरे आपको ये नंबर वाइज याद रखना है। EDFI कैसे याद रखेंगे आप? EDFIR CER इस तरीके से आपको, यदि आप चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख के याद रख सकते हैं, जो आपको इजी रहे। जैसे में आपको इजी रहे वैसे में याद रखें, बस आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर न्यूनेट्स कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो। क्या है यहाँ पर? न्यूनेट्स कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो। तो यहाँ पर ऑप्शन में 1/1, 1/2, 1/3 या फिर 1/4। तो यहाँ पर न्यूनेट कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो कितना होगा? वेंटिलेशन रेशियो कितना होगा? 3/1। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आइडेंटिफाई द गिवन फिगर। तो यहाँ पर आपको इमेज दी हुई है, आपको ये पहचानना है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है।
तो ऑप्शन में है यहाँ पर होमेंस रिट्रैक्टर, फेराव्यू रिट्रैक्टर, डोयंस रिट्रैक्टर या फिर डेनवर रिट्रैक्टर। तो यहाँ पर ये क्या है, क्या बना हुआ है, तो यहाँ पर एक कौन सा रिट्रैक्टर है, ये डेनवर रिट्रैक्टर। क्या है, डेनवर रिट्रैक्टर, जो कि डीप एब्डोमिनल और चेस्ट इंसिजन में यूज़ किया जाता है जब भी सर्जरीज होती हैं। तो इसका नाम क्या है, डेनवर रिट्रैक्टर। आपको ये जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, स्पेशली आपको क्लासेस जो लगवाई गई थी उस टाइम पर ये सभी इंस्ट्रूमेंट पढ़ाए गए थे, लेकिन फिर से आपकी जो नॉर्सेट सीरीज स्टार्ट की जाएगी तो यहाँ पर आपको पूरे इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी कवर करवाए जाएंगे। टारगेट है 1000 जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आपको वो कवर किए जाएंगे पूरी नर्सिंग से, ऐसा नहीं कि ओनली MSN से। नेक्स्ट वन है यहाँ पर परसेंटेज ऑफ बर्न पेरिनियम। यदि पेरिनियम में बर्न परसेंटेज पूछें तो कितना बताएंगे हम, तो यदि ऑप्शन डिफर हैं तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ओनली 1%। पेरिनियम एरिया के लिए यदि बर्न में हम रूल ऑफ 9 यूज़ करते हैं जब, तो यदि पेरिनियम एरिया बर्न हुआ है तो कितने परसेंटेज रखा जाता है, ओनली 1%। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच डिसीज इज नॉट इंक्लूडेड इन मिशन इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष इंटेंसिफाइड भी पढ़ा है हमने, 2.0 भी पढ़ा है। पहले टोटल यहाँ पर 6 डिसीज इंक्लूड थी, फिर बाद में बढ़ा दी गई है। तो मिशन इंद्रधनुष में कौन सी डिसीज इंक्लूड नहीं है, ऑप्शन में टिटनेस, डिप्थीरिया, निमोनिया, वूफिंग कफ। तो यदि आपको याद नहीं भी होती है, मिशन इंद्रधनुष में जो जितनी भी डिसीज इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूड नहीं है वो हम मान सकते हैं। लेकिन आपको यदि इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो DPT, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, वूफिंग कफ का नाम क्या है, पर्ट्यूसिस, और जो नहीं है इंक्लूडेड वो क्या है, निमोनिया। नेक्स्ट वन इज बर्थ वेट क्वाड्रिपल बाय। जो बर्थ वेट है, वजन है, 4 गुना कब हो जाता है, 5 मंथ में, 1 ईयर में, 18 मंथ में या फिर 2 ईयर में। तो बर्थ वेट क्वाड्रिपल मतलब 4 गुना, डबल होता है 5 to 6 मंथ में, ट्रिपल होगा 1 ईयर में, और क्वाड्रिपल होगा 4 गुना, 2 साल की एज होगी जब बच्चे की तब। नेक्स्ट है यहाँ पर हाइट ऑफ न्यूनेट डबल बाय। यदि बेबी की हाइट कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, तो डबल कब हो जाएगी, 4 साल में, 3 साल में, 2 साल में या फिर 1 ईयर में। तो यदि डबल की बात हो रही है, बर्थ वेट डबल पूछें तो 6 मंथ, ट्रिपल पूछें तो 1 ईयर, क्वाड्रिपल पूछें तो 2 ईयर। लेकिन जब हाइट की बात करें तो हाइट डबल होती है 4 साल में। कब होगी, 4 साल में। यदि बच्चे का हाइट है, लेंथ है 50 सेंटीमीटर एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो 100 कब तक हो पाएगी, जब बच्चे की एज 4 साल हो जाएगी तब। नेक्स्ट वन इज SSPE इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच डिसीज। तो SSPE किस डिसीज का कॉम्प्लिकेशन है, जो कि रेयर क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। तो ये किस डिसीज का है, वूफिंग कफ का, मीजल्स का, मेनिंजाइटिस का या फिर टिटनेस का। तो ये किसका है, मीजल्स का। कॉजेट एजेंट क्या है, रूबियोला। मीजल्स का जो SSPE है, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन इंसेफेलाइटिस, जो कि प्रोग्रेसिव और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बच्चों और यंग एडल्ट में होगा, जिसमें आपका नर्वस सिस्टम अफेक्ट होगा। लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में होता है, मीजल्स डिसीज होगी। तो जो कॉम्प्लिकेशन है बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है, किसका है, मीजल्स का, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन इंसेफेलाइटिस। नेक्स्ट वन इज द टर्म डिक्रीज नंबर ऑफ RBC। तो यदि RBC के नंबर कम हो जाएं, जो काउंटिंग होती है RBC की वो नॉर्मल से कम हो जाए तो क्या कहलाएगा, एनीमिया, पेनसाइटोपनिया, ल्यूकेमिया या फिर थ्रोम्बोसाइटोपनिया। तो यहाँ पर ल्यूकेमिया का मतलब तो होता है ब्लड कैंसर, एनीमिया का मतलब होगा जब RBC की काउंटिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर आता है यहाँ पर पेनसाइटोपनिया। क्या है, पेनसाइटोपनिया। RBC कहें तो क्या कहना है, एनीमिया। बड़ी हुई कहें तो क्या कहना है आपको। और यहाँ पर पूरे RBC में WBC, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, प्लेटलेट्स, यदि ये सभी की डेफिशिएंसी है तब क्या कहलाएगा, पेनसाइटोपनिया। नेक्स्ट है यहाँ पर प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन, एबनॉर्मली प्लेसेंटा इम्प्लांटेड डीपली इनटू मायोमेट्रियम। यदि प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है, जनरली सेंट्रल पार्ट में होता है, लेकिन ये डीप मायोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाए तब हम इसको क्या कहेंगे, प्लेसेंटा असर्टा, प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा इनक्रिएटा या फिर प्लेसेंटा परक्रिएटा।
तो यदि कहाँ पर हो जाए प्लेसेंटा का जो यूट्रस की मायोमेट्रियम सबसे इनर लेयर है मायोमेट्रियम, वहाँ पर यदि प्लेसेंटा इम्प्लांट हो जाता है तब हम उसको क्या कहेंगे, प्लेसेंटा इनक्रेटा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच एंटीलेप्टिक गिवन बाय इंट्रानेजल रूट। तो हमने एपिलेप्सी पढ़ी है, फिट्स पढ़ी हैं, लेकिन उनकी जो मेडिसिन है वो क्या कहलाती है, एंटी एपिलेप्टिक एजेंट, एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन। तो ओनली इंट्रानेजल रूट से दी जाने वाली कौन सी है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसी एंटीलेप्टिक ड्रग्स जो इंट्रानेजल रूट से स्प्रे के थ्रू हम दे सकते हैं, मिडाजोलम, डायजेपाम, क्लोजापाम या फिर नाइट्राजेपाम। तो एक जनरली स्प्रे टाइप से आता है क्योंकि इंट्रानेजल रूट से हम दे सकते हैं, और वो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है मिडाजोलम और लोराजेपाम। इन दोनों के अलावा कोई भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इंट्रानेजल रूट से नहीं दी जाती। एग्जाम में मिडाजोलम ना होगा तो लोराजेपाम होगा, इन दो में से एक आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा। नेक्स्ट वन इज ऑल आर द थिंग्स ऑफ गुड ब्रेस्ट फीडिंग अटैचमेंट एक्सेप्ट। तो अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो 4 कार्डिनल साइन है, 4 मेन साइन है गुड ब्रेस्ट फीडिंग अटैचमेंट के, वो क्या है, बेबीज माउथ वाइडली ओपन, दूसरा है लोअर लिप टर्न आउटवर्ड, बेबीज चिन टच मदर्स ब्रेस्ट, मेजॉरिटी ऑफ एरियोला इनसाइड बेबीज माउथ। तो अब क्या है यहाँ पर, ये 4 मेजर साइन है गुड अटैचमेंट के। ऑप्शन में क्या है, बेबी चिन टच टू द ब्रेस्ट, बिल्कुल करेक्ट है, ब्रेस्ट फीडिंग अटैचमेंट का गुड साइन है। दूसरा है बेबी लोअर लिप इन्वर्टेड ब्रेस्ट, जनरली आउटवर्टेड होता है ना कि इन्वर्ट होगा, तो इसीलिए हम आंसर किसको करेंगे, बी को। थर्ड ऑप्शन में बेबी सेकेंडरी ओरिला वेल कवर्ड बाय अपर लिप, ये भी सही है। सकिंग इज ऑडिबल, बेबी जब सक करेगा, ब्रेस्ट फीड करेगा तो साउंड भी आता है कभी कभी, तो भी गुड ब्रेस्ट फीडिंग अटैचमेंट साइन माना जाता है। लेकिन बेबी का जो लोअर लिप है आउटवर्टेड होगा ना कि इनवर्टेड, सो हियर इज द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट वन आया था यहाँ पर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का एंगल, कि आईएम इंजेक्शन किस एंगल से देंगे। तो ऑप्शन में था 15, 25, 45 या फिर 90, हो सकता है ऑप्शन अलग हो आपको, लेकिन जो आईएम इंजेक्शन है 19 डिग्री एंगल से दिए जाते हैं। अब ये देखिए, जो इंजेक्शन मसल्स में दिए जाते हैं वो कितने एंगल से दिए जाते हैं, 90 डिग्री के एंगल से इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। यदि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन आपसे पूछते हैं तो 45 डिग्री एंगल पर दिए जाते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू में। इंट्रावीनस पूछते हैं तो 25 डिग्री एंगल से वेंस में दिए जाते हैं। इंट्राडर्मल होते हैं जनरली 10 से 15 डिग्री के एंगल पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच कंजेनाइटल कार्डियक डिफेक्ट डज नॉट कॉज द हार्ट फेलियर। तो सभी से हार्ट फेलियर हो सकता है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में यहाँ पर ASD, VSD, TGA या फिर PDA। तो यहाँ पर जो जो हार्ट डिसीज, हार्ट फेलियर का रीजन नहीं होगा कंजेनाइटल कार्डियक डिफेक्ट हो, क्या होगा, TGA। ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज, क्या है, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज, जिसमें जो 2 मेन आर्टरीज होंगी वो क्या होंगी, रिवर्स्ड वे में होंगी। तो ये क्या है, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है, जो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ रहेगा, कंजेनाइटल वर्ड यूज किया गया है तो ये सभी कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, लेकिन जो हार्ट फेलियर का रीजन नहीं होगा वो क्या होगी, TGA। नेक्स्ट वन इज सेकेंड डोज ऑफ DPT साइट ऑफ इंजेक्शन। तो DPT जो वैक्सीन है, सेकेंड डोज इसका कब दिया जाता है, सेकेंड डोज की साइट क्या होगी, डेल्टॉइड मसल, ग्लूटियस मैक्सिमस, वास्टस लैटरलिस या फिर ग्लूटियस मिनिमस। तो जनरली जो वैक्सीन है ये कब दी जाती है, 6, 10 और 14 वीक्स में, और कौन सी मसल्स में दी जाती हैं, वास्टस लैटरलिस में। नेक्स्ट वन इज आयरन डेक्स्ट्रॉन गिवन बाय विच रूट। तो आयरन डेक्स्ट्रॉन है किस रूट से दिए जाएंगे, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राओसियस या फिर इंट्राडर्मल। तो जो आयरन इंजेक्शन है हमेशा इंट्रामस्कुलर रूट से जेट ट्रैक मेथड को अपना के दिए जाते हैं, तो यहाँ पर आप मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, इंट्रामस्कुलर रूट से। नेक्स्ट वन इज फॉलोइंग आर द पैरामीटर ऑफ एंथ्रोपोमेट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एज इंडिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्री फैक्टर। तो इनमें से कौन सा है जो कि एज इंडिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्री फैक्टर है, मिड आर्म सरकमफेरेंस, वेट, हाइट या फिर हेड सरकमफेरेंस। यदि यहाँ पर वेट फॉर हाइट होता है फिर हाइट फॉर वेट होता है ऑप्शन में, तो आप उसको मार्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट फैक्टर पूछा है तो वो है MUAC, मिड आर्म सरकमफेरेंस। नेक्स्ट वन इज
एब्सेस एंड लंप इन राइट ब्रेस्ट इन्फेक्टेड फीवर पोस्टपार्टम केयर। क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा आपको अलग सा लग रहा होगा कि यदि राइट ब्रेस्ट में क्या है, एब्सेस है, लंप का फॉर्मेशन हुआ है, फीवर भी है, पोस्टपार्टम केयर चल रही है पेशेंट की। पोस्टपार्टम केयर का मतलब क्या, आफ्टर डिलीवरी परपीरियम पीरियड में यदि उसको इन्फेक्शन हो जाता है राइट ब्रेस्ट में, तो एज अ नर्स आप क्या केयर करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यूस, लेफ्ट ब्रेस्ट फीडिंग, बायलेटरल एब्सेस, या फिर गिव ब्रोमोक्रिप्टिन। तो ब्रोमोक्रिप्टिन तो दी जाती है कि जब हम ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट जो मिल्क का प्रोडक्शन है उसको क्या करना है, स्टॉप करवाना है। लेकिन ऐसे केस में जो एब्सेस का फॉर्मेशन हो रहा है, लंप फॉर्मेशन हो रहा है, वो राइट ब्रेस्ट में हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, लेफ्ट ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रासेप्शन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन लैक्टेटिंग मदर। तो कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो लैक्टेटिंग मदर में कॉन्ट्राइंडिकेट रहेंगी, कंबाइंड ओरल पिल्स, स्पर्मिसाइडल जेलीज, कॉन्डोम या फिर कॉपर टी। तो लैक्टेटिंग मदर कॉपर टी यूज़ कर सकती हैं, कॉन्डोम यूज़ कर सकती हैं, मिनी पिल्स यूज़ कर सकती हैं यदि पिल्स यूज़ करना है, स्पर्मिसाइडल जेलीज यूज़ कर सकती हैं, लेकिन कंबाइंड ओरल पिल्स है जो यूज़ नहीं कर सकती। मिनी पिल्स कर सकती हैं लेकिन कंबाइंड ओरल पिल्स यूज़ नहीं कर सकती। नेक्स्ट वन इज फॉर प्लेसेंटल रिमूवल ऑल मेथड्स आर यूज्ड एक्सेप्ट। तो प्लेसेंटल रिमूवल में सभी मेथड्स यूज़ की जाती हैं किसी एक को छोड़कर। गिव द ऑक्सीटोसिन, गिव द मसाज, कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन इवन। तो ऑक्सीटोसिन दिया जाता है ताकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आए, प्लेसेंटा है जो अपने आप से ही रिमूव हो जाए। मसाज की जाती है, फंडल मसाज की जाती है, कभी कभी कॉर्ड ट्रैक्शन कंट्रोल किया जाता है। कॉर्ड ट्रैक्शन हो रहा है, कॉर्ड प्रोलैप्स हो रहा है, तो हम ट्रेंडलाइन वर्क पोजीशन देके कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा है कि एक्सेप्ट जो हमें यूज़ नहीं करना है वो क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन इवन। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटोमी। तो एपिजियोटोमी के कॉमन टाइप क्या है, मीडियन, मीडियोलेटरल, जे शेप्ड या फिर लेटरल। तो जो यहाँ पर एपिजियोटोमी के मोस्ट कॉमन टाइप है वो क्या है, मीडियोलेटरल एपिजियोटोमी। एपिजियोटोमी से 5 से 6 क्वेश्चन आए हुए थे आपको एग्जाम में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इन विच एपिजियोटोमी टीयर एनल स्पेक्चर इज इंटैक्ट। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है कि एपिजियोटोमी में क्या है, एनल स्पिंचर इंटैक्ट है। ऑप्शन में है फर्स्ट डिग्री टीयर होगा, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री या फिर फोर्थ डिग्री। तो अब यहाँ पर आपको पूरा चार्ट दिया हुआ है। यदि कहे कि पेरिनियल मसल्स क्या है, यहाँ पर वेजाइनल म्यूकोसा, ये दोनों अफेक्ट हुई हैं, लेकिन एनल स्पिंचर इंटैक्ट है। क्या है, एनल स्पिंचर को कोई भी टीयर नहीं हुआ है, तो कौन सा है, सेकेंड डिग्री। यदि वेजाइनल म्यूकोसा ओनली इंजरी हुई है तो फर्स्ट डिग्री। सेकेंड डिग्री में पेरिनियल मसल्स, वेजाइनल म्यूकोसा में इंजरी होगी, टीयर फॉर्मेशन होगा, लेकिन एनल स्पिंचर इंटैक्ट होगा। थर्ड डिग्री में क्या होगा, एनल स्पिंचर इंक्लूड रहेगा। और लास्ट जो फोर्थ डिग्री है इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल स्पिंचर दोनों, साथ में रेक्टल म्यूकोसा और एनल एपिथेलियम, इन सभी में टीयर है जो होगा, इंजरी होगी। तो यदि सेकेंड डिग्री मेनली एग्जाम में आपको आता है, सेकेंड डिग्री में आपको याद रखना है एनल स्पिंचर यहाँ पर इंटैक्ट रहेंगे, अफेक्ट नहीं होंगे, इनमें इंजरी नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। तो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में जो 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं और जो कि बिफोर सर्जरी ही की जाती हैं, आफ्टर सर्जरी कभी नहीं यहाँ पर चेक होगा। बिफोर सर्जरी साइन इन, दैट मीन्स बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। टाइम आउट बिफोर स्किन इंसीजन, कोई इंसीजन लगा हो उसके पहले। साइन आउट बिफोर पेशेंट लीव्स द ऑपरेशन। लास्ट है काउंसलिंग। मुझे उतने पर्टिकुलर ऑप्शन पता नहीं थे, लेकिन जो 3 ऑप्शन हैं क्लियर हैं कि ये चीज़ें 3 क्या हैं, मेन चीज़ें चेक की जाती हैं सर्जिकल सेफ्टी चेक लिस्ट में, लेकिन काउंसलिंग यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज अप टू। तो जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है दैट मीन्स ओनली ब्रेस्ट मिल्क, इसके अलावा कुछ नहीं। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है कितने टाइम तक के लिए, 6 मंथ के लिए। आफ्टर दैट वीनिंग स्टार्ट कर दी जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रू अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो हमने जस्ट अभी पढ़ा वीनिंग, यदि ओनली ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, और 6 मंथ तक करवाया जाता है। आफ्टर दैट कुछ भी सॉलिड फूड, सेमी सॉलिड फूड हम बेबी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और वीनिंग। तो ऑप्शन में है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को लेके सही पॉइंट यहाँ पर क्या है,
It can be started from birth with breastfeed. It can be started by 6 months onward along with breastfeed. It is substitute of breastfeed. Both A and B. तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को लेके यहाँ पर सही पॉइंट क्या है? इट कैन बी स्टार्टेड बाय 6 मंथ ऑनवर्ड अलॉन्ग विथ ब्रेस्ट फीड, जो कि सही है। ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब कुछ भी खाना पीना स्टार्ट करवा सकते, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रेस्ट फीड को स्टॉप करवा के साथ में ब्रेस्ट फीडिंग भी करवाना है। नेक्स्ट वन इज आईवी कैन्युलर साइज फॉर रैपिड आईवी इन्फ्यूज़न। तो यदि फास्ट तरीके से आईवी इन्फ्यूज़न करवाना है तो कौन सा कैन्युलर साइज यूज़ किया जाएगा? तो होगा 16 गॉज का। कौन सा होगा? 16 गॉज का ग्रे कलर। यदि 18 गॉज की बात करें, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए बात करें, तब हमें क्या करना है? ग्रीन। हो सकता है आपको ग्रे कलर का कैन्युला कहा हो और पूछा जाए कि किसके लिए, तो रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न या फिर रैपिड ट्रांसफ्यूज़न के लिए, जो कि 16 गॉज का रहेगा। नेक्स्ट वन इज विच इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्रियाज सिस्टम। तो ट्रियाज सिस्टम में 4 कलर यूज होते हैं। रेड दैट मीन्स इमीडिएट केयर की ज़रूरत है, येलो जिसमें हम केयर थोड़ी डिले कर सकते हैं, ग्रीन में मिनिमल, और ब्लैक में एक्सपेक्टेंट दैट मीन्स किसी केयर की ज़रूरत नहीं, पेशेंट क्या हो गया है? डेथ हो गया है। तो यहाँ पर लेवल ऑफ ट्रियाज सिस्टम में कलर कोडिंग 4 कलर होते हैं। लाल मतलब खतरा, इमीडिएट केयर है, येलो, ग्रीन और ब्लैक, जो कि ऑप्शन में आपके क्या है? ब्लू, जो कि इसका कलर नहीं है। नेक्स्ट वन आया था यहाँ पर, इंडिया स्टार्टेड कोविड-19 वैक्सीनेशन विथ कोवैक्सीन ऑन। तो मैं बता दूं उस टाइम पर कोविड-19 बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण क्या था? क्वेश्चन भी आपको 5 से 6 ऐड कर दिए गए थे। तो यहाँ पर कोवैक्सीन है, जो यहाँ पर इंडिया में जो वैक्सीनेशन हुआ था कोविड-19 का, कोवैक्सीन कब से स्टार्ट की गई थी? 15 अक्टूबर 2021, 16 जनवरी 2021, 18 दिसंबर 2021 या फिर 22 नवंबर 2021। तो जो कोवैक्सीन स्टार्ट की गई थी कोविड-19 वैक्सीनेशन के साथ, कोवैक्सीन को लाया गया था, वो कब? 16 जनवरी 2021 को। कब लाई गई थी? 16 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट वन है यहाँ पर 100 करोड़ वैक्सीनेशन, जिसमें कोवैक्सीन कोविशील्ड इंडिया में दोनों इंक्लूड की गई थी। तो इंडिया ने जो 100 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट कब अचीव कर लिया था? तो एक किया था इंडिया ने 21 अक्टूबर 2021 को। 21 अक्टूबर 2021 को इंडिया ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट है जो अपना कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट वन इज कन्वर्ट 38.6 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहीट। तो यहाँ पर सेल्सियस से फ़ारेनहीट का फॉर्मूला यूज़ करें आप, निकल के जो आएगा वो क्या होगा? 101.48 डिग्री फ़ारेनहीट। कितना होगा? 101.48 डिग्री फ़ारेनहीट। नेक्स्ट है यहाँ पर सोडियम कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में जो सोडियम का कंसंट्रेशन होता है वो होता है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, MEQ पर लीटर। लेकिन यदि यहाँ पर रेंज इस तरीके से हो 110, 130, 150, 170, तो यदि इस रेंज में आपको आता है तो आप मार्क कर सकते हैं क्या? 130 130 MEQ पर लीटर को। नेक्स्ट इज इन लेप्रोस्कोपी गैस यूज्ड इन। तो लेप्रोस्कोपी में एब्डोमेन को हमें क्या करना पड़ता है? इन्फ्लेट करना पड़ेगा, फुलाना होगा। कौन सी गैस यूज़ की जाएगी? CO2, N2O, O2 या फिर हेलियोक्स। जो गैस यूज़ की जाती है लेप्रोस्कोपी में मेनली वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और CO2। नेक्स्ट वन इज फ्लूइड ऑफ चॉइस इन बर्न पेशेंट। तो बर्न पेशेंट में फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या है? 0.45 NS, 0.25 NS, 3% NS या फिर रिंगर लैक्टेट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? रिंगर लैक्टेट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन 24 आवर। तो 24 घंटे में एक एडल्ट हेल्दी पर्सन कितनी यूरिन है जो आउटपुट करेगा? तो ऑप्शन में है 300 ml, 500 ml, 2.5 लीटर या फिर 1.5 लीटर। तो नॉर्मल यूरिन आउटपुट यदि 24 आवर की बात की जाए तो कितनी होगी? 1.5 लीटर। 24 घंटे में कितनी यूरिन पास करेगा एक एडल्ट हेल्थी पर्सन? 1.5 लीटर और 1.5 लीटर या फिर 1500 ml। नेक्स्ट वन इज लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो थी यहाँ पर फीमर, और है भी छोटी पूछे तो स्टेपस। नेक्स्ट इज व्हेन अ ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द बोन मैरो दिस पाथवे इज कॉल्ड। तो यदि जब जो मेडिसिन है, ड्रग है, बोन मैरो में इंजेक्ट की जाए तो क्या कहलाएगा?
इंट्रापेरिटोनियल, इंट्राथीकल, इंट्रा मेड्यूलरी या फिर इंट्रा आर्ट्रियल। तो जनरली बोन मैरो में जब मेडिसिन दी जाती है तो क्या कहलाती है? इंट्रा ओसियस। लेकिन जब ऑप्शन में आपको वो नहीं है तो आप किसको मार्क करेंगे? आपने रट लिया कि बोन मैरो में जो मेडिसिन दी जा रही है, इंजेक्ट की जा रही है, तो क्या कहलाता है? इंट्रा ओसियस रूट। और जब पाथवे यहाँ पर पूछा है और इंट्रा ओसियस नहीं है तो आप किसको मार्क कर सकते हैं? इंट्रा मेड्यूलरी को। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दिस इज कॉज ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो इनमें से एनटीडी का कॉज क्या है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का? आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स या फिर फॉलेट डेफिशिएंसी। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का जो मेन कॉज है वो क्या है? फॉलेट डेफिशिएंसी। क्या है? फॉलेट डेफिशिएंसी। प्रेगनेंसी में जब मदर क्या करे, फॉलिक एसिड प्रॉपर ना ले कंसीव करने से लेके ही तब बेबी को क्या होने के चांसेस होते हैं? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। आई होप आपको सभी क्वेश्चन क्लियर होते जा रहे हो। यहाँ पर हम फास्ट इसलिए रिवाइज कर रहे हैं ताकि जब हम सीरीज स्टार्ट करें तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए आपको लास्ट टाइम पेपर किस तरीके से आया था। नेक्स्ट है यहाँ पर प्लेसेंटा डिस्कार्ड इन विच कलर्ड बैग। तो प्लेसेंटा ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट और ब्लड जो गॉज रहेंगे वो किस बैग में हम डिस्कार्ड करते हैं? येलो कलर के बैग में। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे? ऑप्शन नंबर बी को। नेक्स्ट वन इज साइज नंबरिंग ऑफ फ्रेंच कैथेटर डिनोट्स। तो फ्रेंच कैथेटर में जो साइज होती है किस बेस पर है जो रखी जाती है? रेडियस ऑफ द कैथेटर पर, इंटरनल डायमीटर ऑफ द कैथेटर, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द कैथेटर या फिर सर्कमफेरेंस ऑफ द कैथेटर। तो जो साइड डिनोट की जाती है फ्रेंच कैथेटर की किस बेस पर की जाती है? एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द कैथेटर। यहाँ पर क्या डिनोट करेगा कि जो एक्सटर्नल डायमीटर है कैथेटर का वो क्या हो गया? तो वो कोई भी कैथेटर्स हो सकते हैं, निडल्स हो सकती हैं। इस तरीके से जो आप साइज देखते हैं किसी भी कैथेटर्स की या फिर जो निडल्स की साइज रहेगी सिलेंड्रिकल, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे इनका शेप कैसा होगा? सिलेंड्रिकल शेप में मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर वो साइज के लिए क्या यूज़ किया जाता है? FR। और जो फ्रेंच कैथेटर हैं क्या डिनोट करेंगे, क्या रिप्रेजेंट करते हैं साइज नंबरिंग में कि कैथेटर का एक्सटर्नल डायमीटर कितना होगा? तो एक यदि यहाँ पर FR वर्ड बस आता है तो क्या है? फ्रेंच कैथेटर के लिए जो एक्सटर्नल डायमीटर की साइज है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाएगी? तो यहाँ पर इस तरीके से आपको mm में भी साइज हो सकती है। आपको मेनली जो डायमीटर यूज़ किया जाता है वो mm में ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज विच फ्लूइड कॉज शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा। तो कौन सा फ्लूइड है जो सेल से प्लाज्मा की तरफ शिफ्ट होगा? ऑप्शन में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एल्कलाइन सॉल्यूशन या फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन सेल्स से प्लाज्मा की तरफ शिफ्ट होगा वो कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर फीचर्स ऑफ प्री एक्लेम्सिया आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया प्रेगनेंसी में होने वाली हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ पर प्री एक्लेम्सिया है जो इसके सभी सिम्टम्स हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर चेंजेस इन विजन, पॉलीयूरिया, प्रोटीनयूरिया एंड हाइपरटेंशन। तो यहाँ पर यदि बात की जाए प्री एक्लेम्सिया की तो इसमें ब्लड विजन जिसको हम कहेंगे वो क्या है? इसी का एक क्लासिकल साइन है। प्रोटीन यूरिया होगा, हाइपरटेंशन होगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा, लेकिन पॉलीयूरिया देखने को नहीं मिलेगा किसमें? प्री एक्लेम्सिया में और ना ही एक्लेम्सिया में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? पॉलीयूरिया। नेक्स्ट वन है यहाँ पर PDSA स्टैंड्स फॉर। तो PDSA का फुल फॉर्म क्या है? मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ये सभी क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। बिफोर एम्स नॉरसेट के लिए हम सीरीज स्टार्ट करें उसके पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग पूरे नॉरसेट के 2020 और 21 में जो पेपर हुए हैं वो देख लें। विदिन 2 डेज में मैंने आपसे कहा कि पूरे पेपर आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। और यदि आप PDF फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो ऑफिशियल ऐप में भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे और डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी आपको पेपर्स अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर PDSA का फुल फॉर्म। तो PDSA का फुल फॉर्म क्या होगा? प्लान डायरेक्ट सेट गोल्स एंड अप्लाई, प्लान डिवाइड स्टडी एक्ट, प्लान डू स्टडी एक्ट या फिर प्लान डिवाइड सेट गोल्स। तो यहाँ पर PDSA का फुल फॉर्म क्या होगा?
तो PDSA का फुल फॉर्म होता है प्लान, डू, स्टडी एंड एक्ट, जो कि रैपिड साइकिल इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो PDSA है क्या है, ये प्लान, डू, स्टडी एंड एक्ट। यदि किसी पेशेंट की हमें केयर करनी है तो PDSA अप्रोच है जो यूज़ किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रैपिड साइकिल इम्प्रूवमेंट, जिसमें फर्स्ट प्लान करो, फिर करो, स्टडी करो, देन आफ्टर द एक्ट। नेक्स्ट वन इज फुल फॉर्म ऑफ DPT। तो DPT के फुल फॉर्म में आपको ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट याद है आंसर, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। क्या है DPT का फुल फॉर्म, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट्स। तो मैं आपको बता दूं, जो भी लोग नॉर्सेट का पेपर देंगे अब इस बार, जनरली पेपर अक्टूबर-नवंबर में आपका हो जाता है, तो यहाँ पर आपको आपकी नर्सिंग का पूरा निचोड़ पूछा जाता है। आपको ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन नहीं आते, इजी टू हार्ड सभी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। जो लोग MPPB के लिए तैयारी करना चाहते हैं, ग्रुप 5 पोस्ट के लिए, तो वो भी अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट रखें, क्योंकि आपका जो कैलेंडर है, रिक्रूटमेंट कैलेंडर, वो अपडेट कर दिया गया है। आपके ईयर एंड तक या फिर ईयर 2023 के पहले ही पेपर हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो यदि एमनियोटिक फ्लूइड गोल्डन कलर का है, दैट मीन्स क्या है, ऑप्शन में पोस्ट मैच्योरिटी, इंट्रायूट्राइन डेथ, RH इनकम्पैटिबिलिटी या फिर फीटल डिस्ट्रेस। तो यदि एमनियोटिक फ्लूइड का ओनली कलर पूछे तो क्लियर कॉन्साइज कलर का होता है, कोई भी कलर नहीं होता है एमनियोटिक फ्लूइड का। लेकिन गोल्डन कलर पूछा है तो RH इनकम्पैटिबिलिटी, ग्रीन पूछे तो मेकोनियम स्टैंड, मेकोनियम जो कि बेबी का फर्स्ट पासिंग स्टूल है वो प्रेजेंट है एमनियोटिक फ्लूइड में, तो कैसा होगा, ग्रीन। गोल्डन है तो RH इनकम्पैटिबिलिटी, ग्रीनिश येलो टाइप का है तो पोस्ट मैच्योर, दैट मीन्स बेबी आफ्टर 42 वीक के बाद डिलीवर हुआ है। डार्क रेड कलर का होता है, दैट मीन्स एक्सीडेंटल हेमरेज या फिर ब्लीडिंग हुई है। और ब्राउन होगा टोबैको जूसी टाइप का, तो IUD, इंट्रायूट्राइन डेथ, बेबी है जो कैसा है, स्टिल बर्थ है, या फिर ये कह सकते हैं यूट्रस में ही डेथ हो गई है बेबी की। नेक्स्ट वन इज इन एनाफ्लैक्टिक शॉक विच मेडिकेशंस आर गिवन। तो एनाफ्लैक्टिक शॉक में कौन सी मेडिकेशन दी जाती है। तो एनाफ्लैक्टिक शॉक में जो मेडिसिन दी जाती है, एक तो होती है एड्रेनालिन, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है। लेकिन आपको यदि ऑप्शन में इस तरीके से है एट्रोपिन, नॉन एड्रेनालिन, एड्रेनालिन या फिर एड्रेनालिन प्लस हाइड्रोकॉर्टिसोन, तो आप हाइड्रोकॉर्टिसोन और एड्रेनालिन को मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर एनाफ्लैक्टिक शॉक में जो मेडिसिन दी जाएंगी वो कौन सी होगी, एड्रेनालिन प्लस हाइड्रोकॉर्टिसोन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इनक्यूबेशन पीरियड इज बेस्ट डिफाइंड एज। तो इनक्यूबेशन पीरियड है जो सबसे सही तरीके से कैसे पता होगा, तो ऑप्शन में टाइम elapsed बिटवीन फर्स्ट अपरेंट साइन टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रांसमिटिंग पैथोजेनिक इन्फेक्शियस एजेंट टू अनदर ससेप्टेबल होस्ट, तो ये नहीं है। दूसरा है टाइम elapsed बिटवीन एक्सपोजर ऑफ पैथोजन टू फर्स्ट अप्रेजल साइन एंड सिम्टम। थर्ड है द टाइम बिटवीन व्हेन अ पर्सन इज एक्सपोज टू अ बैक्टीरिया वायरस व्हेन अ टेस्ट कैन एक्यूरेटली डिटेक्ट द ऑर्गेनिज्म, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब आपकी बॉडी में पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंटर होगा और आपकी बॉडी सबसे पहले साइन सिम्टम शो करती है, तो वो क्या कहलाता है, इनक्यूबेशन पीरियड। क्या कहलाएगा, इनक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट वन है यहाँ पर स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ ट्रू पेल्विस। तो जो ट्रू पेल्विस है, ट्रू पेल्विस किसको कहा जाता है, गायनोकॉइड पेल्विस है जो। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट डायमीटर कौन सा है, ऑप्शन में ट्रांसवर्स डायमीटर द पेल्विक इनलेट, इंटरस्पेनियस डायमीटर, ऑब्लिक डायमीटर या फिर एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। तो जो स्मॉलेस्ट डायमीटर है ट्रू पेल्विस का वो कौन सा है, तो ट्रू पेल्विस का यदि स्मॉलेस्ट डायमीटर की बात की जा रही है तो वो कौन सा है, इंटर स्पाइनियस डायमीटर, जो कि 10.5 सेंटीमीटर है जो यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इंटर स्पाइनियस डायमीटर। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ वाइटल साइन अमंग दी फॉलोइंग। तो 5वें नंबर का जो वाइटल साइन है वो कौन सा माना जाता है, तो वो होता है पेन। क्या होगा, पेन। नेक्स्ट है यहाँ पर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर आपको इस इंस्ट्रूमेंट को पहचानना है कि ये है क्या, मोनोपोलर पेंसिल कॉटरी, बाइपोलर पेंसिल कॉटरी, इलेक्ट्रिक पेंसिल या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो कॉटरी है कौन सी है, तो यहाँ पर ये है बाइपोलर पेंसिल कॉटरी। क्या है, बाइपोलर पेंसिल कॉटरी।
जो यहाँ पर बाईपोलर पेंसिल कॉटरी है, इनका यूज़ क्या होता है ये भी आप एक बार देख लीजिए। तो जो बाईपोलर पेंसिल कॉटरी होती हैं इनका यूज़ जनरली किसके लिए किया जाता है, जो भी सर्जरीज होंगी जिसमें हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रोड्स के थ्रू कुछ छोटे टिश्यू को बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इनके थ्रू हम इनका यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो एक इसके लिए होंगे जो स्मॉल टिश्यू होंगे उनको बाहर निकालने के लिए, या फिर उन जो भी सर्जरीज की जाती हैं तो उनके लिए इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर इन्फेक्टेड कॉटन विथ ब्लड एंड अदर बॉडीली वेस्ट शुड बी डिस्कार्डेड इन। तो यहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से आपको 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर इन्फेक्टेड ब्लड है, कॉटन है, यदि गॉज है, ब्लड उसमें है तो आप किस कलर के बैग में उनको डिस्कार्ड करेंगे। तो आपने इनिशियली पढ़ा है कि बॉडी से रिलेटेड जो भी वेस्ट होगा, एनाटॉमिकल वेस्ट, साथ ही साथ बॉडी से फ्लूइड रिलेट करता हुआ वेस्ट होगा, वो किस कलर में जाएगा, वो जाएगा येलो बैग में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल ब्लड डोनर। तो इनमें से यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा है। तो यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा है, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव या फिर बी नेगेटिव। तो यहाँ पर यूनिवर्सल ब्लड डोनर है जो वो कौन सा है, वो है ओ नेगेटिव। क्या है, ओ नेगेटिव के लिए यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहा जाता है और ए बी पॉजिटिव को यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो यदि डोनर पूछे तो ओ नेगेटिव और रेसिपिएंट पूछे तो ए बी पॉजिटिव। नेक्स्ट है यहाँ पर डिस्क्राइब कोविड-19 फ्रॉम द फॉलोइंग टर्म्स। तो कोविड-19 को किस टर्म्स में आप प्रेजेंट करेंगे, एंडेमिक, एस्पोरेडिक, एपिडेमिक या फिर पेंडेमिक में। तो कोविड-19 क्या है, ये है एक पेंडेमिक। तो यहाँ पर आप किस वर्ड में इसको प्रेजेंट करेंगे, पेंडेमिक, क्योंकि वर्ल्ड वाइड फैली थी। पहले एपिडेमिक थी लेकिन आफ्टर दैट ही पेंडेमिक बन गई। नेक्स्ट वन इज मेन पर्पस ऑफ एंकल टाइप बैंडेज। तो एंकल टाइप बैंडेज का मेन पर्पस क्या है, टू इमोबिलाइज द जॉइंट वाइल प्रोवाइडिंग हीट या कंप्रेशन टू द बोन्स, टू प्रमोट द हीलिंग, टू प्रिवेंट एंकल डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर या फिर टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। तो एंकल टाइप बैंडेज का जो मेन पर्पस है वो क्या है, जॉइंट्स को इमोबिलाइज करना, जिससे कंप्रेशन के थ्रू हम बोन्स को हीट प्रोवाइड होगी और इमोबिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेन पर्पस यदि पूछा तो क्या है, इमोबिलाइज करना। जितनी भी बैंडेज होती है उनका मेन काम होता है इमोबिलाइजेशन करना। तो यदि यहाँ पर आपको ऑप्शन में इमोबिलाइज है तो आप उसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आफ्टर रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट शुड टेटेनी इंडिकेट। तो यदि रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है पेशेंट और टेटेनी देखने को आपको मिल रहा है तो क्यों होगा, हाइपोकैल्सीमिया के कारण, हाइपर कैल्सीमिया के कारण, हाइपोकैलेमिया के कारण या फिर हाइपर कैलेमिया के कारण। तो टेटेनी क्यों होता है, जब सीरम में किसका लेवल कम होगा, कैल्शियम का। तो टेटेनी एक साइन किसका है, हाइपोकैल्सीमिया का। किसका साइन है, हाइपोकैल्सीमिया का। तो हाइपोकैल्सीमिया में जो यहाँ पर टेटेनी देखने को मिल रही है, क्या इंडिकेट करेगा टेटेनी, कि पेशेंट का जो ब्लड है उसमें सीरम कैल्शियम का लेवल कम है। नेक्स्ट वन इज ऑल आर एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोरामफेनिकोल एक्सेप्ट। तो क्लोरामफेनिकोल के सभी एडवर्स इफेक्ट हैं किसी एक को छोड़कर, बोन मैरो सप्रेशन, ग्रे बेबी सिंड्रोम, एप्लास्टिक एनीमिया, फिर सीरो पार्किंसनिज्म। तो क्लोरामफेनिकोल जो मेडिसिन है इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम में। तो एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल ट्रीटमेंट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है। तो इससे बोन मैरो सप्रेशन होगा। क्लासिकल यदि पूछा जाता है तो वो है ग्रे बेबी सिंड्रोम, एप्लास्टिक एनीमिया। यदि एग्जाम में आता है ग्रे बेबी सिंड्रोम किससे होता है तो होता है क्लोरामफेनिकोल का एक एडवर्स और साइड इफेक्ट है। और स्यूडो पार्किंसनिज्म है जो कि यहाँ इस पर क्लोरामफेनिकोल का साइड इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट वन इज BMI ग्रेडिंग अंडरवेट। तो यदि BMI कितनी बताई जाएगी यदि पेशेंट अंडरवेट है तो लेस देन 18.5, 18.5 to 24.9, 25 to 29.9 या फिर 30.02 ग्रेटर या फिर हायर। तो BMI है जो बॉडी मास इंडेक्स है यहाँ पर। तो बॉडी मास इंडेक्स के लिए जो अंडरवेट है तो कितना होगा, लेस देन BMI 18.5 होगी। यदि 18.5 to 24.9 है तब क्या है, BMI जो बॉडी मास इंडेक्स है वो क्या है, नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल है। और यदि यहाँ पर बात की जाती है रेंज की तो आपको तीनों रेंज याद रखना है। बिलो 25 नॉर्मल वेट है,
बिलो 18.5 है तो अंडर वेट कैटेगरी में है। फिर ओवर वेट जाता है 25 के बाद, फिर ओवर वेट की भी क्लासें होती हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ फ्लूइड ओवरलोड। तो इनमें से फ्लूइड ओवरलोड का साइन कौन सा है? सनकेन आइज, फेंटिंग, रैपिड ब्रीदिंग या फिर जुगुलर वेन डिस्टेंशन। तो फ्लूइड ओवरलोड के जो साइन है यहाँ पर वो कौन सा है? फ्लूइड ओवरलोड का जो यहाँ पर साइन है, क्लासिकल साइन है, वो क्या है? जुगुलर वेन डिस्टेंशन। क्या होगा? जुगुलर वेन डिस्टेंशन। और जो फ्लूइड ओवरलोड इसको जो टर्म यूज़ किया जाता है वो क्या है? हाइपरवोलेमिया। क्या है? हाइपरवोलेमिया। अ कंडीशन इन विच द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड इज टू हाई। प्लाज्मा लेवल है क्या होगा? बहुत ज़्यादा हाई होगा। और हाइपोवोलेमिया के कारण हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर है जो डिसीज़ भी हो सकती हैं। फ्लूइड ओवरलोड का यदि क्लासिकल साइन पूछें तो क्या? जुगुलर वेन डिस्टेंशन। नेक्स्ट वन इज न्यूनेट और इन्फेंट केम विथ चोकिंग विच इज़ द बेस्ट मेथड ट्रीट सच पेशेंट। तो यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ऑप्शन ए कि 5 बैक स्लैप एंड 5 चेस्ट थ्रस्ट, फोर्थ में हेमलिश मैन्यूवर। दोनों चोकिंग को ट्रीट करने में यूज़ किए जाते हैं। अब लेकिन बात यहाँ पर इन्फेंट और न्यूनेट की जा रही है, तो आप क्या करेंगे? तो यदि एडल्ट में पूछें तो आप हेमलिश मैन्यूवर अपनाएंगे, लेकिन यहाँ पर बात किसकी की गई है? न्यूनेट और इन्फेंट की। तो न्यूनेट्स और इन्फेंट में 5 बैक स्लैप एंड 5 चेस्ट थ्रस्ट है जो दिए जाएंगे, जिससे हम चोकिंग को ट्रीट कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है, यदि एडल्ट में पूछे तो हेमलिश मैन्यूवर कहना है, लेकिन यदि न्यूनेट और इन्फेंट में पूछे तो क्या कहना है आपको? 5 बैक स्लैप एंड 5 चेस्ट थ्रस्ट। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द ब्लेड साइज। तो यहाँ पर जो ब्लेड बनी है कौन से नंबर की सर्जिकल ब्लेड है? 11, 15, 21 या फिर 22। तो ये सर्जिकल ब्लेड है, वो कितने नंबर की है? 11 नंबर की सर्जिकल ब्लेड। नेक्स्ट वन इज इन प्लेसेंटल अटैचमेंट एनकोड प्लेसेंटा अटैचमेंट विथ मायोमेट्रियम पार्शियल और कम्प्लीटली। तो यदि प्लेसेंटा का अटैचमेंट पार्शियली और कम्प्लीटली हो जाए तो वो कौन सा कहलाएगा? इनक्रेटा, एक्रेटा, परक्रेटा या फिर बैटलडोर प्लेसेंटा। तो यहाँ पर प्लेसेंटा मायोमेट्रियम में या तो पार्शियली हाफ तरीके से सेंट्रल पार्ट में होता है जनरली अटैच, लेकिन ये पार्शियल और कंप्लीट तरीके से मायोमेट्रियम से अटैच हो जाए तो क्या कहलाएगा? इनक्रिएटा। यहाँ पर ये डिग्री है प्लेसेंटल अटैच की बात कर रहे हैं, और प्लेसेंटा में एक्रेटा, इनक्रेटा और परक्रेटा की बात करें, क्योंकि तीनों ऑप्शन में है। तो यदि यहाँ पर बात की गई है कि कहाँ पर अटैच है मायोमेट्रियम में, कम्प्लीटली और पार्सली, तो क्या? इनक्रेटा। अब यहाँ पर पूरा टर्म हम समझते हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या है? द प्लेसेंटा अटैच टू अ टेम्पररी लेयर इन द यूट्रस दैट सेड एट डिलीवरी। तो सेंट्रल पोर्शन में अटैच होगा, लेकिन ये क्या है? टेम्पररी है, क्योंकि जैसे ही डिलीवरी होती है तो आफ्टर दैट प्लेसेंटा की भी शेडिंग होने लगती है। शेडिंग का मतलब रिमूव होने लगता है, क्योंकि टेम्पररी तरीके से अटैच है। तो यहाँ पर यदि एक्रेटा की बात करें तो व्हेन द प्लेसेंटा अटैच टू डीपली इनटू द यूट्राइन वॉल, बहुत अंदर तक जाके अटैच हो जाए प्लेसेंटा, क्या है? डीपली अटैच हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? एक्रेटा। ये भी आया था क्वेश्चन। इनक्रेटा में क्या है? यूट्राइन मसल्स के यहाँ पर बस अटैच होता है, इनर पोर्शन में नहीं जाएगा। ओनली मायोमेट्रियम जो मसल है वहाँ पर अटैच होगा, जो कि क्वेश्चन में कहा है कि पार्शियली भी होगा और कम्प्लीटली भी, तो क्या कहलाएगा? इनक्रेटा। लेकिन जब प्लेसेंटा व्हेन द प्लेसेंटा गोज कम्प्लीटली थ्रू द यूट्राइन वॉल समटाइम्स इन्वॉल्विंग नियर बाई ऑर्गन्स लाइक द ब्लैडर, यदि अंदर डीपली अटैच होता तो एक्रेटा, यदि अपर साइड को बस अटैच हो रहा है लेकिन ओनली मसल को इन्वॉल्व कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? इनक्रेटा। लेकिन जब दूसरे ऑर्गन को इन्वॉल्व कर लेगा, क्या होगा? दूसरे ऑर्गन को यूट्राइन वॉल के साथ साथ क्या कर लेगा? इन्वॉल्व करेगा नियर बाई ऑर्गन को, तो वो क्या कहलाएगा? प्लेसेंटा परक्रेटा। आई थिंक आपको तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए हों। नेक्स्ट वन है यहाँ पर व्हेन ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो इनमें से कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी का रीजन बनेगी? आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, रिफाम्सिन या फिर डेप्सोन। तो डेप्सोन तो लेप्रोसी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। यहाँ पर जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी का कॉज करेगा वो कौन करेगा? आइसोनियाजिड। क्या होगी? आइसोनियाजिड। स्ट्रेप्टोमाइसिन 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करेगी, विजन लॉस का कारण बनेगी। रिफाम्सिन का साइड इफेक्ट आता है जनरली ऑरेंज और रेड कलर यूरिन, क्या है? साइड इफेक्ट है ड्रग्स के। आइसोनियाजिड का क्या है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी।
नेक्स्ट वन है यहाँ पर, फॉर लॉन्ग टर्म यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज फ्रिक्वेंट सीरम ड्रग लेवल मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड। तो इनमें से कौन सी ड्रग है जो यूज़ की जाएगी यदि लॉन्ग टर्म तक, तो उसमें हमें पेशेंट का ब्लड सीरम भी चेक करवाते रहना है। एमिट्रिप्टिलिन, हेलोपेरिडोल, लिथियम या फिर लोराज़ेपाम यूज़, क्योंकि इस जो मेडिसिन है जिसके लिए हमें सीरम ड्रग लेवल मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि इसके कारण टॉक्सिटी भी हो सकती है। चाहे आप नॉर्मल डोज भी दे रहे हो लेकिन टॉक्सिटी होने के चांसेस बने रहते हैं। तो वो क्या है, लिथियम, जो कि मैनिया के ट्रीटमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है। क्या है, लिथियम। तो लिथियम के लिए जब भी पेशेंट में लिथियम स्टार्ट किया जाता है, और ये एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स होती हैं, हमारी नॉर्मल मेडिसिन की तरह नहीं होती हैं, होती इसी तरीके की हैं, लेकिन ये थोड़ी लंबे टाइम तक इनका है जो यूज़ किया जाता है, दी जाती हैं पेशेंट। तो ऐसा नहीं जैसे एंटीपायरेटिक्स हमने 2 दिन के लिए दे दी और पेशेंट ठीक हो गया, तो ऐसा नहीं है, ये लंबे टाइम तक दी जाती हैं। तो इसीलिए इनमें हमें ब्लड सीरम लेवल चेक करना होता है। तो जो ड्रग है यहाँ पर वो क्या है, लिथियम। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेप्ट। तो सभी केस में कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर सकते हैं किसी एक को छोड़कर। मदर विथ एंटी हाइपरटेंसिव, लैक्टेटिंग मदर, अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग या फिर न्यूली मैरिड। तो यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सब अपना सकते हैं। यदि एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन आप ले रहे हैं तब आप जो बैरियर मेथड है जो अपना सकते हैं। लैक्टेटिंग मदर हैं तो मिनी पिल्स यूज़ कर सकते हैं, कॉन्डोम यूज़ कर सकते हैं, अदर बैरियर मेथड अपना सकते हैं। न्यूली मैरिड के लिए जनरली OCP पिल्स प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। यदि एग्जाम में आता है कि न्यूली मैरिड है तो कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेस्ट रहती है, तो वो OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। यदि अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग है तब आप कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं कर सकते हैं बिफोर डॉक्टर की एडवाइस के। नेक्स्ट वन इज चाइल्ड डायग्नोज्ड विथ मॉडरेट डिहाइड्रेशन इज ट्रीट विथ। यदि बच्चे को मॉडरेट डिहाइड्रेशन है तो आप कैसे ट्रीट करेंगे? 5% डेक्सट्रोज से, 10% डेक्सट्रोज से, 25% डेक्सट्रोज से, या नॉर्मल सलाइन से। तो यदि मॉडरेट डिहाइड्रेशन की बात की जा रही है तब कैसे ट्रीट करेंगे हम? नॉर्मल सलाइन से, NS से। नेक्स्ट इज पेशेंट इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, टोटल बर्न 64%, बट जेनाइटल एरिया कवर टोटल TBSA, टोटल बॉडी सरफेस एरिया। TBSA का मतलब है टोटल बॉडी सरफेस एरिया परसेंटेज कितना होगा यदि जेनाइटल एरिया बर्न हुआ है तो 9%, 18, 1 या 45। तो जेनाइटल और पेरिनियम के लिए TBSA कितना दिया जाता है? तो वो होता है 1%। नेक्स्ट वन इज बेस्ट मेथड टू असेस माल न्यूट्रिशन इन एडल्ट। तो बेस्ट मेथड कौन सी है माल न्यूट्रिशन को असेस करने के लिए? हीमोग्लोबिन लेवल, स्किन फोल्ड थिकनेस, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस या फिर चेस्ट सर्कमफेरेंस। तो बच्चे का यदि हमें माल न्यूट्रिशन लेवल चेक करना है कि बच्चा नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है, किस तरीके का है, तो स्किन फोल्ड से प्रॉपर तरीके से आप इसको असेस कर सकते हैं। कैसे? स्किन फोल्ड से। नेक्स्ट वन इज विच इज़ नॉट द ट्रू फीचर्स ऑफ प्री एक्लेम्सिया। तो इसमें प्री एक्लेम्सिया का ट्रू फीचर कौन सा नहीं है? पॉलीयूरिया, प्रोटीनूरिया, एडिमा, इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हो सकता है रिपीटेड भी हो। तो यहाँ पर प्री एक्लेम्सिया का जो ट्रू फीचर नहीं हो क्या है? पॉलीयूरिया। नेक्स्ट वन इज रीनल फेलियर सिम्टम नॉट कॉमन इन रीनल फेलियर। तो यदि रीनल फेलियर का पेशेंट है तो कौन से सिम्टम है जो रीनल फेलियर में देखने को नहीं मिलेंगे, बाकी मिल सकते हैं? हाइपरकैलेमिया, यूरिन आउटपुट, हाइपोनेट्रेमिया या फिर हाइपोकैलेमिया। तो जो सिम्टम रीनल फेलियर में देखने को मिलेंगे वो हाइपरकैलेमिया होगा, यूरिन आउटपुट डिस्टर्ब होगा, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, हाइपोनेट्रेमिया देखने को मिलेगा, लेकिन हाइपोकैलेमिया देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन इज करेक्ट मेथड ऑफ पोटेशियम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट। तो पोटेशियम को हम सभी मेथड से एडमिनिस्टर कर सकते हैं किसी एक को छोड़कर। IV बोलस, डाइल्यूट CNS, स्लो इंस्ट्रूजन या फिर विथ ऑरेंज जूस। तो पोटेशियम को हम सभी के साथ एडमिनिस्टर कर सकते हैं किसी एक को छोड़कर। तो वो क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा? IV बोलस, जो कि क्या है? लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड और डोज ऑफ अ ड्रग गिवन इंट्रावीनसली एंड रैपिडली एट वन टाइम। तो कभी भी पोटेशियम को इंट्रावीनस रूट के थ्रू हम एक साथ बहुत ज़्यादा हैं जो लार्ज डोज एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, यदि बहुत फास्ट तरीके से ट्रांसफ्यूज़न करवाना है
डायलिसिस में करवाया जाता है जनरली IV बोलस के थ्रू, लेकिन पोटेशियम को हम इस तरीके से एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज a nurse caring for patient is asked to drain and measure the Jackson prod draw. Often how should a Jackson prod drain be emptied? तो हो सकता है आपको ये जो जैक्सन प्रॉड ड्रेन है ये इमेज आई हो, या फिर हो सकता है आपको वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आया हो, क्योंकि मैंने एग्जाम नहीं दिया था पूरे, मैंने आपको बताया कि कलेक्ट किए हुए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर जैक्सन प्रॉड ड्रेन है, किस तरीके से पता चलेगा कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं। Every 4 to 6 hours the first few days until the amount decrease. Every 8 to 10 hours the first few days until the amount decrease. Every 12 hours the first few days until the amount decrease. When orders are placed to drain the tubings. तो यहाँ पर जो जैक्सन प्रॉड ड्रेनेज है, जो जैक्सन प्रॉड ड्रेन है यहाँ पर, तो जैक्सन प्रॉड ड्रेन में जनरली क्लोज्ड सेक्शन मेडिकल डिवाइस है जो कि पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेनिंग या फिर हमें जब बॉडी फ्लूइड कलेक्ट करने होते हैं तब यूज़ की जाती है। तो कब हमें चेक करना है? एवरी 4 to 6 आवर द फर्स्ट फ्यू डेज अंटिल द अमाउंट डिक्रीजेज। जब तक अमाउंट कम ना हो जाए, जो ड्रेन हो रहा है, जो भी फ्लूइड ड्रेन हो रहा है, बाहर आ रहा है, तब तक हमें इसको रहे हैं। यहाँ पे क्या है, जैक्सन प्रॉड ड्रेन है और जनरली कोई भी बॉडी फ्लूइड है यदि ड्रेनेज हो रहा है, लीकेज हो रहा है, तो उसको ड्रेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड इन न्यूनेटल रिससिटेशन। तो ये क्या है जो न्यूनेटल रिससिटेशन में यूज़ किया जाता है? एंडोट्रैकियल ट्यूब, लेरेंजियल मास्क एयरवे या फिर स्पायरोमीटर ट्यूब। तो यहाँ पर जो इमेज दिख रही है क्या है? ये है लेरेंजियल मास्क एयरवे। नेक्स्ट वन इज आफ्टर द क्लोजर फोरामेन ओवल इज नोन एज। तो फोरामेन ओवल क्या है? एक संटिंग है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच का। तो यहाँ पर जो संटिंग है आफ्टर क्लोज होने के बाद, डिलीवरी होने, बच्चा डिलीवर होने के बाद जब क्लोज होगा, तो ये जो स्ट्रक्चर है क्या कहलाएगा? लिगामेंटम आर्टरियोसम, लिगामेंटम वीनोसम, फोसा ओवेलिस या फिर ब्रैग्मा। तो ये कहलाता है फोसा ओवेलिस। क्या कहलाएगा? फोसा ओवेलिस। नेक्स्ट वन इज विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट द PDA। PDA को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी? ऑक्सासेप्रोल, मॉर्फिन, डोपामाइन या फिर इंडोमिथासिन। तो जो PDA है एक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है। तो PDA के लिए ट्रीट करने में जो ड्रग ऑफ चॉइस कही जाती है वो क्या है? वो है इंडोमिथासिन। क्या है? इंडोमिथासिन। नेक्स्ट वन इज कैन्यूला साइज यूज्ड इन न्यूबॉर्न बेबीज। तो न्यूबॉर्न बेबी के लिए कितने नंबर का कैन्यूला यूज़ किया जाएगा? 24, 22, 20 या फिर 18। तो न्यूबॉर्न बेबी के लिए कैन्यूला की बात की जाए तो 24 साइज का कैन्यूला है जो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज यहाँ पर आपको याद रखना है, जितना यहाँ पर नंबरिंग कम होगी उतना ज़्यादा ब्लड है उतना ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज़ या फिर रैपिड ट्रांसफ्यूज़न के लिए यूज़ किए जाएंगे। जितनी ज़्यादा साइज है जो यहाँ पर, यदि 24 साइज का है तो जो डायमीटर क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए आपको डायमीटर के अकॉर्डिंग याद रखना है। यदि 24 साइज है तो ये जनरली पीडियाट्रिक में यूज़ किया जाएगा। 16, 18 रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में यूज़ किए जाएंगे। इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज न्यूनेटल रिफ्लेक्स इलेक्टेड बाय टचिंग द चीक्स ऑफ द बेबीज। तो कौन सा न्यूनेटल रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा जब आप बेबी के गाल खींचेंगे, तो टच करेंगे? मोरो, रूटिंग, स्टार्टल या फिर सकिंग। जब भी बेबी के आप चीक्स खींचते हैं, गाल खींचेंगे, पुल करेंगे, तो बेबी क्या करेगा? अपनी गर्दन इधर उधर घुमाएगा। वो क्या कहलाएगा? रूटिंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट वन इज व्हेन डज द एंटीरियर फॉन्टेनल क्लोज इन द चाइल्ड। तो बच्चों में एंटीरियर पोस्टीरियर दो तरीके के फॉन्टेनल होते हैं। तो एंटीरियर कब क्लोज होते हैं? 6 to 8 वीक्स में, 6 to 8 मंथ में, 12 to 18 मंथ में या फिर 12 to 18 वीक्स में। तो यदि बात करें पोस्टीरियर पूछते हैं आपको, तो एज अर्ली एज पॉसिबल, जिसको ऑक्सीपिट फॉन्टेनल भी हम कहते हैं, और पोस्टीरियर फॉन्टेनल, ये जनरली बच्चे की जब एज 6 to 8 वीक होती है तब हो जाते हैं। लेकिन एंटीरियर फॉन्टेनल 1.5 साल की एज तक, या फिर हमें कह सकते हैं 12 to 18 मंथ की एज तक क्लोज हो पाते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कंगारू मदर केयर। तो इनमें से KMC के कंपोनेंट कौन से नहीं हैं? ऑप्शन में है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन,
एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलो अप। तो KMC दे रहे हैं जब आप कंगारू मदर केयर दे रहे हैं बच्चे के लिए, तो जो कंपोनेंट नहीं होंगे, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होगा, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होगी, ओनली ब्रेस्ट मिल्क जिसको हम कह सकते हैं, अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलो अप, लेकिन सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इसका पार्ट नहीं होगा, कंपोनेंट नहीं होगा। और एक सेशन होता है KMC का एटलीस्ट 1 आवर का, और फैमिली का कोई भी हेल्दी मेंबर दे सकता है। जब बच्चे का बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg होता है, लो बर्थ वेट बेबीज़ के लिए हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए केयर दी जाती है। नेक्स्ट वन इज सजेशन ऑफ ब्रीदिंग फॉर 20 सेकेंड्स इज नोन एज। यदि सांस हैं जो, सजेशन का मतलब होता है स्टॉप होना, 20 सेकेंड के लिए स्टॉप हो जाए तो क्या कहलाएगा? रेस्पिरेटरी अरेस्ट, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एपनिया या फिर ट्रांजिएंट टैकिपनिया। तो यदि सजेशन ऑफ ब्रीदिंग 20 सेकेंड के लिए हो जाए तो क्या कहलाएगा? एपनिया। नेक्स्ट वन इज आफ्टर द क्लोजर डक्टस आर्टरियोसिस इज नोन एज। डक्टस आर्टरियोसिस जो कि फीटल ऑर्गन है यहाँ पर हार्ट में, तो यहाँ पर डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज होने के बाद क्या टर्म कहलाएगा? लिगामेंटम आर्टरियोसम, वीनोसम, फोसा ओबिलिस या फिर ब्रैग्मा। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? कहलाएगा लिगामेंटम आर्टरियोसम। नेक्स्ट वन इज फॉर असेसिंग द जेस्टेशनल एज ऑफ प्रीटर्म इन्फेंट द नर्स शुड यूज। तो जब आप जेस्टेशनल एज यदि असेस कर रहे हैं प्रीटर्म इन्फेंट की, कि बच्चा किस एज में, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये कितने जेस्टेशनल वीक रहे हैं, इसके जब हमें जेस्टेशनल एज पता नहीं है तो कैसे प्रीटर्म इन्फेंट को हम असेस कर सकते हैं कि कितने वीक की डिलीवरी के बाद डिलीवर हुआ है? पाल्मर क्रीज से, रिफ्लेक्स स्टेबिलिटी से, ब्रेस्ट बट साइज से या फिर हेड टू टो लैम्प से। तो ये चीज़ हम पाल्मर क्रीज से इजीली असेस कर सकते हैं कि बच्चा प्रीटर्म है और कितने वीक के जेस्टेशनल पीरियड में डिलीवर हुआ है, क्योंकि पाल्मर क्रीज क्या होंगी? बहुत ही कम होंगी या फिर होंगी ही नहीं यदि बच्चा प्रीटर्म इन्फेंट होगा तो। नेक्स्ट वन इज व्हाट शुड ANM टीच मदर फॉर स्टार्टिंग द सप्लीमेंट्री फूड ऑफ द बेबी आफ्टर 6 मंथ। तो यदि एक ANM है, ANM वर्कर है, ANM नर्स है, यदि सप्लीमेंट्री फूड है जो बेबी में 6 मंथ के बाद स्टार्ट करना है तो किस तरीके से एक्सप्लेन करेगी? कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग फॉर एटलीस्ट 2 ईयर, डिसकंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, स्टार्ट सप्लीमेंट्री फूड विद द फ्राइड फूड या फिर स्टार्ट विद द रॉ फूड। तो एक ANM यदि किसी मदर के लिए टीच करती है कि आपका बच्चा 6 महीने का हो गया है तो आप उसको सप्लीमेंट्री फूड तो दे रहे हैं लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग भी स्टॉप ना कराएं, कंटिन्यू करते रहें एटलीस्ट 2 ईयर तक। कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। नेक्स्ट वन इज नर्स हेल्थ एजुकेट्स द ग्रुप ऑफ मिडिल एज्ड वुमेन टू अंडरगो विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट फॉर स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर। मिडिल एज्ड वुमेन है तो सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सी स्क्रीनिंग करवाने के लिए कहेंगे? माउंटेक्स टेस्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी, पाइनल एस्पिरेशन साइटोलॉजी या पेप-स्मीयर साइटोलॉजी। सर्वाइकल कैंसर के लिए हम कैसे डायग्नोस करते हैं? पेप-स्मीयर साइटोलॉजी से। नेक्स्ट वन इज डिलीवरी ऑफ बेबी हैपन्स इन विच स्टेज ऑफ लेबर। तो 4 स्टेज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में क्या होता है? ओनली सर्विक्स डायलेट होती है। सेकंड स्टेज में बेबी डिलीवर होता है। थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा का एक्सपल्सन होगा। लास्ट 4th स्टेज होगी, उसमें क्या होगा? ऑब्जर्वेशनरी स्टेज होगी, इसमें हमें PPH को ऑब्जर्व करके रखना है, मदर की कंडीशन, बेबी की कंडीशन को ऑब्जर्व करके रखना है। नेक्स्ट वन इज विच इम्यूनोग्लोबुलिन कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड कैन प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न। तो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है और पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा न्यूबॉर्न बेबी को? तो एक ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन है, वो है IgG, जो ओनली प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। क्या है? IgG है जो ओनली प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा सकता है। नेक्स्ट वन इज बाइसॉप स्कोर्स इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो बाइसॉप स्कोर का यहाँ पर सभी कंपोनेंट हैं किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका कि जो नहीं है। तो बाइसॉप स्कोर में क्या है जो, या फिर सर्विक्स स्कोर भी हम जिसको कहते हैं, तो यहाँ पर कितना टाइम लगेगा लेबर में, कितना टाइम लगेगा, ये सभी चीज़ों के लिए चेक किया जाता है। इसमें सर्वाइकल डायलेटेशन, सर्वाइकल इफासमेंट, सर्वाइकल कंसिस्टेंसी क्या है, सर्वाइकल पोजीशन क्या, फीटल स्टेशन क्या, ये चीज़ें चेक की जाती हैं। लेकिन FHR इसका कंपोनेंट नहीं होगा। क्या है? 5 कंपोनेंट होते हैं
जो कि क्या है सर्वाइकल डायलेटेशन, सर्विक्स कितनी डायलेट हुई है सेंटीमीटर, मैक्सिमम हाईएस्ट कितना है 10 सेंटीमीटर, और सर्वाइकल इफासमेंट कितना है जो परसेंटेज में बताएंगे, सर्वाइकल कंसिस्टेंसी कितनी है, सर्वाइकल पोजीशन क्या है, और फीटल है स्टेशन क्या है, फीटल हेड किस पोजीशन में, पेल्विक बोन्स में क्या रिलेशन है वो बताया जाएगा, लेकिन फीटल हार्ट रेट यहाँ पर नहीं बताई जाएगी 22 स्कोर में। नेक्स्ट वन इज क्राउनिंग इज डिफाइंड एज, तो क्राउनिंग का मतलब क्या है, व्हेन द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द हेड स्ट्रेच द वल्वल आउटलेट विदाउट एनी रिसेशन ऑफ द हेड इवन आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन इज ओवर। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके के क्वेश्चन में मैं आपको ऑप्शन नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट आंसर बताऊंगी, इससे आपका टाइम भी कम लगे और यहाँ पर आपको आंसर भी एक ही बार में क्लियर हो जाए। तो क्राउनिंग कब होती है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में होगी। वो क्या है, जब जो बेबी का हेड है इवन कॉन्ट्रैक्शन भी ओवर हो जाए लेकिन वल्वल आउटलेट से बाहर की तरफ आ जाए, तो वो क्या है, क्राउनिंग। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडीज। तो मैटरनल बॉडी और बेबी के बीच में जो एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है, टेम्पररी यूनिट, वो क्या कहलाती है, प्लेसेंटा, फैलोपियन ट्यूब, एस्टिएचियन ट्यूब, फिर बास डिफरेंस से कहलाती है प्लेसेंटा, जो कि बेबी और मदर के बीच में कनेक्शन बना के रखती है। इससे बेबी को प्रोटेक्शन के अलावा पूरे फूड, गैसेस, सभी चीज़ों का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट वन इज द अम्बिलिकल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय। तो अम्बिलिकल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है, वर्निक सेजोसा, एमनियोटिक फ्लूइड, ब्लड सब्स्टिट्यूट या फिर वाटन्स जेली। तो आपने देखा होगा अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर एक जो साइनिंग लेयर होती है वो क्या कहलाती है, वाटन्स जेली। नेक्स्ट वन इज डिस्पेरिटी इन रिलेशन बिटवीन द फीटल हेड एंड द मैटरनल पेल्विस। यदि फीटल हेड और मैटरनल पेल्विस के बीच का रिलेशन है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर क्या है, डिस्पेरिटी है। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, माल पोजीशन, अनस्टेबल लाई या फिर सीपीडी, सेफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन। तो यहाँ पर मैटरनल पेल्विस और फीटल हेड के बीच का जो रिलेशन है वो क्या कहलाएगा, अनस्टेबल लाई। नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज कंसिडर्ड एज द पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। 3 टाइप के साइन पढ़े, प्रोबेबल, प्रिजम्पटिव, पॉजिटिव। तो यहाँ पर पूछा है पॉजिटिव साइन कौन सा है, फीटल मूवमेंट, चेंजेस ऑफ द यूट्रस, ब्रेस्ट चेंज या फिर मॉर्निंग सिकनेस। ब्रेस्ट चेंज, मॉर्निंग सिकनेस और यूट्रस की साइज अलग अलग रीजन से चेंज हो सकती है, लेकिन फीटल मूवमेंट है क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव साइन में कंसीडर किए जाएंगे। मॉर्निंग सिकनेस या तो आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया तो हो सकता है आपको, ब्रेस्ट चेंज कुछ भी अदर रीजन से हो सकते हैं, मास्टाइटिस के कारण भी हो सकता है, या फिर यूट्रस में कुछ फाइब्रॉइड है या फिर कुछ सिस्ट वगैरह है तो यूट्रस का शेप भी बदल सकता है, लेकिन फीटल मूवमेंट एक पॉजिटिव साइन कंसीडर किया जाएगा प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट वन इज द सिम्टम्स दैट डिफरेंशिएट इक्लेम्सिया फ्रॉम प्री इक्लेम्सिया। कौन सा सिम्टम है जो प्री इक्लेम्सिया को इक्लेम्सिया को प्री इक्लेम्सिया से अलग रखेगा। ऑप्शन है हाइपरटेंशन, सीजर्स, एडिमा, स्ट्रोक। तो इक्लेम्सिया को प्री इक्लेम्सिया से अलग करने वाला सिम्टम है वो है सीजर्स, फिट्स आना। क्या है, सीजर्स, जो कि इक्लेम्सिया को प्री इक्लेम्सिया से अलग रखेगा। नेक्स्ट वन इज, और जो ड्रग ऑफ चॉइस रहती है इक्लेम्सिया प्री इक्लेम्सिया को ट्रीट करने के लिए यदि आती है तो क्या है, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अबॉर्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन होते हैं तो उनका मेन रीजन क्या है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, ट्रॉमा, मैटरनल डिसीज या फिर RTI। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्टली अबॉर्शन होते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के कारण। नेक्स्ट वन इज व्हेन अ ड्रग इज टू बी गिवन एट बेड टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग कोडेड इंस्ट्रक्शन इज यूजेज। तो यदि ड्रग है जो कब दी जानी है, रात में सोने के टाइम पर, तो क्या इंस्ट्रक्शन यूज़ किए जाएंगे, क्या कोड यूज़ किया जाएगा, एब्रिविएशन यूज़ किया जाएगा, तो होगा HS। SOS कब कहा जाएगा, जब जरूरी हो, बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो या फिर रिक्वायर्ड हो तब SOS यूज़ करेंगे हम, लेकिन यदि बेड टाइम का कहा है तो HS। OD कहा है तो वंस अ डे, दिन में ओनली एक बार। नेक्स्ट वन इज a client comes to the clinic with a bleeding nose, that means epistaxis. Which of the following instruction to the client is most appropriate? यदि epistaxis है तो एज अ नर्स आप किस तरीके से क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन देंगे। ऑप्शन में है यहाँ पर sit up with your head tilt forwarded, grasp the soft part of your nose firmly between your thumb and forefinger।
तो यहाँ पर आपको सही पॉइंट में क्या याद रखना है, सिट अप विथ योर हेड, टिल्ट फॉर हेड है जो थोड़ा सा आगे की तरफ झुका के रखना है, और नाक को थोड़ा सा पिंचली क्या करना है, प्रेस करके रखना है फोर फिंगर और थंब से। तो क्या होगा, आपका करेक्ट मैनेजमेंट होगा ब्लीडिंग नोज और एपिस्टेक्सिस को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज क्लाइंट विथ अ वेरी ड्राई माउथ, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इज डायग्नोज्ड विद डिहाइड्रेशन। Which intervention should the nurse perform when caring for a client diagnosed with fluid volume deficit? तो यदि फ्लूड वॉल्यूम की कमी है, बॉडी में फ्लूड की कमी है, जिसके कारण ड्राई माउथ है, स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन दोनों क्या है, डिहाइड्रेट हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लूड की कमी है बॉडी में। अब फ्लूड की कमी है तो क्या डायग्नोस आप यहाँ पर आपका निकलेगा, क्या चीज़ आप चेक करेंगे, असेसिंग यूरिनरी इनटेक एंड आउटपुट, ऑब्टेनिंग द क्लाइंट्स वेट वीकली एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, एबीजी एनालिसिस या फिर आईवी थेरेपी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पेशेंट का यदि फ्लूड वॉल्यूम डेफिसिट आता है तो सबसे पहले आपको आउटपुट चेक करना है, असेसिंग यूरिनरी इनटेक एंड आउटपुट चार्ट है जो आपको चेक करना है। नेक्स्ट वन इज द नर्स इज अवेयर दैट द मोस्ट कॉमन असेसमेंट फाइंडिंग इन अ चाइल्ड विथ अल्सरेटिव कोलाइटिस इज, यदि बच्चे में अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो मोस्ट कॉमन साइन क्या होगा, इंटेंस एब्डोमिनल, प्रोफ्यूज डायरियल क्रैम्प्स, एनल फिशर्स या फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो यदि बच्चे में अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो जो फाइंडिंग निकलेगी वो क्या होगी, प्रोफ्यूज डायरिया क्रैम्प्स। नेक्स्ट है यहाँ पर इनेबिलिटी टू प्रोड्यूस सीमेन इन अ मैन इज कॉल्ड, जब मेंस में सीमेन का प्रोडक्शन ही ना हो रहा हो तो वो क्या कहलाएगा, एस्पर्मिया, एजुएस्पर्मिया, एथेस्पर्मिया या फिर टेरेड्रोस्पर्मिया। तो सीमेन ही प्रोड्यूस ना हो रहा हो वो क्या कहलाएगा, एस्पर्मिया। यदि सीमेन प्रोड्यूस हो रहा है उसमें स्पर्म नहीं हो रहा है तो वो कहलाएगा एजोस्पर्मिया। नेक्स्ट वन इज इन बेबर्स टेस्ट लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड टू डिसीज ईयर इंडिकेट्स, बेबर्स टेस्ट में साउंड है जो चेक किया जाता है तो यहाँ पर किस तरीके की डीपनेस में हेल्पफुल होंगे चेक करने में, कंडक्टिव, सेंसोन्यूरल, टिम्पेनिक या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेंसोन्यूरल एंड कंडक्टिव डीपनेस। तो यहाँ पर जो बेबर्स और रेने टेस्ट हमने पढ़े हैं तो बेबर्स टेस्ट यूज़ किया जाता है कंडक्टिव डीपनेस को डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट वन इज विच आर्टरी इज कॉमनली अफेक्टेड ड्यूरिंग एमआई, तो मायोकार्डियल इंफ्राक्शन में कौन सी आर्टरी अफेक्ट होगी, रीनल, सीलियक, कोरोनरी या फिर हेपेटिक आर्टरी। तो जो आर्टरी मायोकार्डियल इंफ्राक्शन में अफेक्ट होगी वो कौन सी होगी, कोरोनरी आर्टरी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मेन साइन ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस, तो ट्यूबरक्लोसिस का मेन साइन कौन सा है, कफिंग मोर देन 3 वीक्स, कफिंग ओकेजनली, कफिंग ओनली एट नाइट या फिर माइल्ड कफिंग टाइम। तो कफिंग बस कहा है तो जब भी खांसी 3 हफ्ते से ज़्यादा की हो जाए तो टीबी की जांच करा लेनी चाहिए, आपने देखा होगा, लिखा पढ़ा सभी जगह देखा होगा। लेकिन यदि ऑप्शन में आपको इस तरीके से आता है तो आप मार्क भी इसी को करेंगे, यदि खांसी आपकी 3 हफ्ते से ज़्यादा की हो जाए तब हमें क्या करना है, टीबी की जांच करानी है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ए, कफिंग मोर देन द 3 वीक्स। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द गोल ऑफ क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट विथ COPD, तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज का पेशेंट है तो क्लिनिकल मैनेजमेंट क्या होगा, इम्प्रूवमेंट इन वेंटिलेशन, इंक्रीज इन ब्रोंकियल सीक्रेशन, इम्प्रूवमेंट इन जनरल हेल्थ या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो हमें सभी चीज़ें मैनेज करनी है, वेंटिलेशन इम्प्रूव करना है, ब्रोंकियल सीक्रेशन हो रहा है उसको भी इम्प्रूव करना है, मतलब ट्रीट करना है, जनरल हेल्थ को भी ट्रीट करना है। नेक्स्ट वन इज लिवर एब्सेस मेनली अकर्स इन, लिवर एब्सेस है जो कौन से लोब में ज़्यादा होगी, राइट लोब ऑफ द लिवर, लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर या फिर बोथ लोब या फिर नन ऑफ दी अबव। लिवर लोब्स को लेके कन्फ्यूज़न है बहुत सारे लोगों को, अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो मैंने बताया था कि लिवर के 4 लोब होते हैं। तो यहाँ पर कौन से लोब में जो लिवर एब्सेस है सबसे ज़्यादा होती है, तो लिवर लोब्स है यहाँ पर, तो लिवर लोब्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। एनाटॉमिकली लिवर के कितने लोब होते हैं, 4, राइट, लेफ्ट, क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट, राइट, लेफ्ट, क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट। और जो सबसे ज़्यादा लिवर एब्सेस में अफेक्ट होगा वो क्या होगा, राइट लोब। कौन सा होगा, राइट लोब ऑफ द लिवर। नेक्स्ट वन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कंडीशन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी इज एप्लीकेबल, तो कौन सी कंडीशन में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी एप्लीकेबल होगी, क्रॉनिक एड्रिनल इनसफिशियंसी, ब्रोंकियल अस्थमा,
प्रिवेंटिंग ग्राफ्ट रिजेक्शन इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी यदि एड्रिनल इनसफिशियंसी है तो यूज़ किया जाएगा, ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ किया जाएगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पर रिजेक्ट ना हो पाए, ग्राफ्टिंग रिजेक्ट ना हो पाए तो उसके लिए भी ये यूज़ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट यूजफुल टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस। तो डीएम को डायग्नोस करने का जो मोस्ट रिलायबल टेस्ट है वो कौन सा है? यूरिन शुगर, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या फिर कीटोन बॉडी लेवल। तो डीएम यदि हमें डायग्नोस करना है तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है जो बेस्ट टेस्ट यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट इज पेशेंट विथ सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस इज शेड्यूल्ड फॉर सेरिब्रल एंजियोग्राफी। Which of the following nursing care is appropriate for this client? क्लाइंट की सेरिब्रल एंजियोग्राफी होना है तो एज अ नर्स आप पेशेंट को क्या बताएंगे? इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट अ वार्म फ्लश्ड फीलिंग एंड अ सॉल्ट टेस्ट में अकर। अवॉइड अप्लाइंग अ प्रेशर ड्रेसिंग ओवर द साइट ऑफ पंचर। कीप द एक्सट्रीमिटी यूज्ड एज पंचर साइट फ्लेक्स टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। यदि किसी पेशेंट की सेरिब्रल एंजियोग्राफी की जानी है तो यहाँ पर सेरिब्रल एंजियोग्राफी प्रोसीजर में आपको पेशेंट के लिए बताना है कि आपको थोड़ा सा वार्म फ्लश्ड फीलिंग होगी, साथ ही साथ सॉल्टी टाइप का टेस्ट भी लगेगा। तो यहाँ पर एक सेरिब्रल एंजियोग्राफी में क्या किया जाता है? कैथेटर एक्सरे इमेजिंग की जाती है जिसमें कॉन्ट्रास्ट मटेरियल आपकी ब्लड वेसल्स में भेजा जाएगा, तो इसके कारण आपका मुंह में जो टेस्ट है आपको वो भी सॉल्टी टाइप का लगेगा और यहाँ पर आपका एक एक्सरे तरीके से भी यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर ब्रेन की ब्लड वेसल्स में यदि कुछ क्लॉट है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसको कंफर्म करने के लिए सेरिब्रल एंजियोग्राफी यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया कि सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस है, सेरिब्रल एंजियोग्राफी की जानी है तो यहाँ पर आपको क्या होगा? वार्म फ्लश्ड फीलिंग एंड सॉल्टी टेस्ट है जो लगेगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज मेल इंटरसेक्स मीन्स। मेल इंटरसेक्स का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया विथ मेल गोनेट्स। प्रेजेंस ऑफ मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया विथ फीमेल गोनेट्स। अ मैन हैविंग सेक्सुअल रिलेशन विथ अनदर मैन और अ मैन हैविंग सेक्सुअल रिलेशन विथ अ वुमेन। तो यहाँ पर जो इंटरसेक्स का मतलब है कि एक ही पर्सन में मेल इंटरसेक्स कहा है कि क्या होगा? फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होंगे, ब्रेस्ट होंगे, लेकिन जो मेल गोनेट्स होंगे क्या होंगे? पेनिस होगा। यदि ब्रेस्ट हैं तो मेल गोनेट्स होंगे यहाँ पर, मतलब एक्सटर्नल फीमेल ऑर्गन होंगे जेनाइटल और इनर जो ऑर्गन होंगे वो क्या होंगे? मेल गोनेट्स यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ए, प्रेजेंस ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया विथ मेल गोनेट्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मेन रीजन फॉर एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब क्या है? चेस्ट पेन। और ये किस टाइप की डिसीज है? कार्डियक डिसीज है। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज साइटोसील मीन्स। साइटोसील का मतलब क्या है? सिस्टोसील का मतलब क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, ब्लैडर स्लगिंग इन द यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर इन्फेक्शन या फिर हैविंग ब्लैडर एट्रोफी। तो सिस्टोसील का मतलब होगा कि ब्लैडर है जो क्या है? यहाँ पर स्लगिंग देखने को मिल रही है, किसी और ऑर्गन में बल्ज हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? सिस्टोसील। नेक्स्ट वन इज साइड इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी आर। तो यदि लंबे टाइम तक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी ली जाती है किसी भी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए, क्या साइड इफेक्ट होंगे? पेप्टिक अल्सर, सेंसिटिविटी टू इन्फेक्शन। सेंसिटिविटी टू इन्फेक्शन का मतलब है कि आपकी डिसीज इतनी वीक हो जाती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी के कारण, स्टेरॉइड्स के कारण, कि आपको कोई सा भी इन्फेक्शन बहुत ईजीली हो जाएगा। कैटरैक्ट एंड ग्लूकोमा या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो सभी रीजन हो सकते हैं, सभी साइड इफेक्ट हो सकते हैं यदि लंबे टाइम तक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और स्टेरॉइड्स ट्रीटमेंट दिया गया हो तो। नेक्स्ट वन इज कॉलीलिथियासिस इज अ। तो कॉलीलिथियासिस का मतलब क्या? इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, स्टोन इन किडनी, स्टोन इन गॉल ब्लैडर या फिर इन्फेक्शन इन किडनी। तो यदि नेफ्रोलिथियासिस होता तो स्टोन होते किडनी में, गॉल ब्लैडर में है तो क्या है? कॉलीलिथियासिस। याद रखें, कॉलीलिथियासिस वर्ड यूज होता है तो गॉल ब्लैडर में स्टोन है, नेफ्रोलिथियासिस कहते हैं तो किडनी में स्टोन है। which is the best test for detecting liver dysfunction। तो लिवर डिस्फंक्शन के लिए कौन सा टेस्ट बेस्ट होगा?
सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम बिलिरुबिन, SGPT, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो लिवर डिसफंक्शन चेक करने के लिए टेस्ट यूज़ किया जाता है सीरम एल्ब्यूमिन। क्या है? सीरम एल्ब्यूमिन, जो कि मोस्टली एविडेंट प्रोटीन है, ब्लड में पाया जाता है एल्ब्यूमिन। तो यहाँ पर लिवर डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले इसी को चेक किया जाता है कि लिवर आपका प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बोन डिसीज दैट कॉज लॉस ऑफ बोन डेंसिटी एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। तो इनमें से कौन सी बोन की डिसीज़ है जिसमें बोन डेंसिटी कम होगी, लॉस होगी एज के साथ साथ, तो फ्रैक्चर होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, फिर एम्फाइसीमा। तो बोन डिसीज कहा है यहाँ पर, तो क्या? ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट वन इज इन डिस्पेप्सिया। तो डिस्पेप्सिया में क्या होगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड सीक्रेटेड इन द स्टमक, एसिड इज सीक्रेटेड इन एक्सेस इन द स्टमक, नो रिलेशन टू एसिड सीक्रेशन इन स्टमक, या फिर नन ऑफ द अबव। जहाँ पर भी डिस वर्ड होता है दैट मीन्स कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी है, ज़्यादा हो सकता है कुछ भी। तो ये क्या है यहाँ पर? एक्सेस एसिड का सीक्रेशन होगा कहाँ पर? स्टमक में। नेक्स्ट वन इज द रीजन वाई लिपस्टिक एंड नेल पॉलिश इज रिमूव्ड बिफोर सर्जरी। तो कोई भी सर्जरी होती है उसके पहले आपका पूरा मेकअप निकलवा दिया जाता है। नेल पॉलिश, कोई भी आप लाइनर आंखों में लगाए हो, काजल लगाए हो, सब चीज़ें रिमूव करवा दी जाती हैं। यहाँ पर नेल पॉलिश, लिपस्टिक रिमूव करवाने का मेन रीज़न क्या है? सर्जरी बिकम सक्सेसफुल, सर्जरी बिकम्स मोर ईजियर, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, या फिर साइनोसिस इज चेक टू द पेशेंट। लिपस्टिक और नेल पॉलिश रिमूव करने का जो रीज़न होता है वो होता है साइनोसिस को चेक करना। क्या है? साइनोसिस को चेक करने के लिए रिमूव करवा दिए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी शुड नॉट बी स्टॉप्ड सडनली बिकॉज। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड थेरेपी है, इनको हम सडन स्टॉप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों? सडन डिसकंटिन्यूएशन में रिजल्ट इन सीरियस मेंटल डिसऑर्डर, सडन डिसकंटिन्यू में कॉज एलर्जिक रिएक्शन एंड इन्फेक्शन, सडन डिसकंटिन्यूएशन में कॉज सीवियर एड्रिनल इनसफिशियंसी, या फिर नन ऑफ द अबव। यदि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा हो, कॉर्टिसोन वगैरह दिए जा रहे हो, तो हम इनको तुरंत स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हमने सडनली स्टॉप किया तो सीवियर एड्रिनल इनसफिशियंसी भी हो सकती है। नेक्स्ट वन इज द नर्स इज केयरिंग फॉर अ मेल क्लाइंट विद अ डायग्नोसिस ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। द नर्स मॉनिटर्स द क्लाइंट्स नोइंग दैट दिस क्लाइंट इज एट रिस्क ऑफ विच विटामिन डेफिशिएंसी। तो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस किस विटामिन की कमी के कारण होगा? इजी क्वेश्चन यही है यहाँ पर। तो ऑप्शन है विटामिन ए, B12, C या फिर E। तो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस किसकी कमी के कारण, कौन से विटामिन की कमी के कारण हुआ है? तो ये हुआ है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण। नेक्स्ट वन है यहाँ पर रेनॉल्ड्स डिसीज इज अ। रेनॉल्ड्स डिसीज किसकी डिसीज है? नर्वस सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट सर्कुलेटरी, या फिर रेस्पिरेटरी डिसीज। तो रेनॉल्ड्स डिसीज में क्या होगा? जनरली आपके हाथों में, पाँव में क्या होता है? ब्लड की सप्लाई, जब आप किसी स्ट्रेस रिलेटेड सिचुएशन में हो तो ब्लड की सप्लाई रुकने लगती है, तो क्या कहलाती है? रेनॉल्ड्स डिसीज। फिंगर टोइस में जनरली होगा। ब्लड वेसल्स का एक रेयर डिसऑर्डर है। जब भी आप कोल्ड में रहेंगे, स्ट्रेस रहेंगे, तो आपकी ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है? नैरो हो जाएंगी। नैरो होंगी तो सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी, और उसके लिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ किया गया? रेनॉल्ड्स डिसीज, जिसमें ब्लू कलर के हाथ भी आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द इम्यूनोग्लोबुलिन दैट इज फाउंड इन ब्रेस्ट मिल्क। तो यदि प्लेसेंटा क्रॉस करना कहें तो IgG, ब्रेस्ट मिल्क में कहें तो IgA है जो प्रेजेंट रहेगा। एनाफिलैक्टिक रिएक्शन में कहें तो IgE। नेक्स्ट इज द ट्रॉमा कॉज्ड ड्यूरिंग MI एंड डिसअरिथमियास इज। जो ट्रॉमा मायोकार्डियल इंफार्क्शन और डिसअरिथमिया के कारण होगा वो कौन सा ट्रॉमा कहलाएगा? तो मायोकार्डियल और डिसअरिथमिया हार्ट से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम है, तो क्या होगा यहाँ पर? कार्डियोजेनिक, हाइपोवॉल्मिक, न्यूरोजेनिक, या फिर सेप्टिक। तो कौन सा ट्रॉमा होगा? ये होगा कार्डियोजेनिक ट्रॉमा। नेक्स्ट वन इज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन इन ओलिगोयूरिया इज। तो ओलिगोयूरिया में यूरिन का वॉल्यूम है कितना होगा? लेस देन 100 ml, लेस देन 400 ml, लेस देन 800 ml, या फिर डज नॉट मेक यूरिन। तो ओलिगोयूरिया में यूरिन का यदि अमाउंट पूछते हैं, वॉल्यूम पूछते हैं, तो कितना होगा? लेस देन 400 ml इन 24 आवर। 24 घंटे में 400 ml से भी कम यूरिन पास होना, वो क्या कहलाएगा? ओलिगोयूरिया। नेक्स्ट इज
टी ट्यूब ड्रेनेज इज यूज्ड आफ्टर विच सर्जरी। तो टी ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम किस सर्जरी के बाद यूज किया जाता है? लोबेक्टोमी, बिलरोथ, कोलिसिस्टेक्टोमी या फिर इलियोक्टोमी। तो जो टी ट्यूब ड्रेनेज जनरली गॉल ब्लैडर की सर्जरीज होती हैं तब यूज़ किया जाता है। तो कौन सा टर्म यूज़ होगा यहाँ पर? कोलिसिस्टेक्टोमी। इस तरीके से यहाँ पर टी शेप में जो ट्यूब यूज़ की जाती है वाइल को ड्रेन करने के लिए, तो क्या है? टी ट्यूब। नेक्स्ट वन इज द कॉज ऑफ निमोनिया इन एड्स पेशेंट इज। तो यदि किसी पेशेंट को एड्स है तो निमोनिया होता है जनरली, तो किसके कारण होगा? स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोसाइटिस कॉर्नी या फिर माइकोप्लाज्मा। तो एड्स में ऑलरेडी इम्यूनिटी क्या है? डाउन है, और यहाँ पर निमोनिया होता है तो किसके कारण होगा? न्यूमोसाइटिस कॉर्नी के थ्रू, जो कि एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन भी है। और डिसीज जनरली एड्स के पेशेंट, यदि पेशेंट को एड्स है तो उसी के साथ निमोनिया पूछे, किसके कारण होगा? न्यूमोसाइटिस कॉर्नी के कारण। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन। तो यदि यूरिन में शुगर है तो हम क्या टर्म यूज़ करेंगे? ओलिगोयूरिया, ग्लाइकोजीरिया, हेमेट्यूरिया, फिर पायूरिया। पस है तो पायूरिया, ब्लड है तो हेमेट्यूरिया, शुगर है तो ग्लाइकोजीरिया, ओलिगोयूरिया में जब यूरिन लेस देन 400 ml से भी कम पास हो तब। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया को ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? विनकिस्ट्रिन, विनब्लास्टिन, डायलेंटिन या फिर डेफ्रॉक्सामाइन। थैलेसीमिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? डिफ्रॉक्सामाइन। नेक्स्ट वन इज कैंसर फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू। तो जब कैंसर कनेक्टिव टिश्यूज में हो तब क्या कहेंगे हम? कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया या फिर मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस का मतलब तो होगा फैलना, ल्यूकेमिया है ब्लड कैंसर, कनेक्टिव टिश्यूज में होगा तो क्या कहलाएगा? सार्कोमा। नेक्स्ट वन इज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम। तो मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम में कोई एक डिसऑर्डर होता है तो उसका करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। ऑप्शन है ऑस्टियोपोरोसिस, डिक्रीज इन बोन मास एंड हायर चांसेस ऑफ फ्रैक्चर विथ एडवांसिंग एज। तो ये बिल्कुल सही है कि ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होगा? बोन मास, बोन डेंसिटी कम होगी, एज के साथ साथ फ्रैक्चर के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। माइस्थेनिया ग्रेविस। तो माइस्थेनिया ग्रेविस कहाँ पर होता है जनरली? क्या है? जिसमें वीकनेस एंड रैपिड फटीग होगी मसल्स में। और यहाँ पर क्या कहा है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ना ये जॉइंट्स को अफेक्ट करेगा। गट में कहा है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। तो गट में यूरिक एसिड का डिपोजिशन होता है, ना कि कैल्शियम का। एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, तो भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा है, तो क्या होगा? होगा ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट वन इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम सीरियस मेंटल इलनेस। तो पूरी पॉपुलेशन में मेंटल इलनेस में दिमागी तौर पर कितने लोग हैं जो बीमार होते हैं? 3%, 1%, 10% या फिर 5%? कितने परसेंट यहाँ पर माने जाते हैं? 10%। नेक्स्ट वन इज यूफोरिया इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यूफोरिया है जो किसके कारण होगा? सेडेटिव ड्रग्स से, साइकोट्रोपिक ड्रग्स से, फ्यूमिगेंट सब्सटेंस से या फिर बोथ ए एंड बी से। तो यूफोरिया है जो किसके कारण होगा? तो यूफोरिया यहाँ पर होगा दोनों के कारण। किसके कारण होगा? दोनों के कारण। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यूफोरिया यहाँ पर जो टर्म है ये दोनों के कारण, जो भी सेडेटिव्स ड्रग लेते हैं या फिर साइकोट्रोपिक ड्रग लेते हैं, इनका एक साइड इफेक्ट है यूफोरिया। तो यहाँ पर इसमें क्या होगा? जनरली आपको एक्साइटमेंट होगी, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो क्या है यहाँ पर? यूफोरिया, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज अननेसेसरली एक्सेसिव फियर ऑफ हाई प्लेसेस। तो यदि आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में डर लगता है तो वो क्या कहलाएगा? एगोराफोबिया, एक्रोफोबिया, एल्गोफोबिया, फिर जेन्यूफोबिया। तो जब आपको हाई प्लेस में डर लगता है तो वो क्या कहलाता है? एक्रोफोबिया। नेक्स्ट वन इज इन विच चैप्टर ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट देयर इज अ रूल रिगार्डिंग द डिस्चार्ज ऑफ मेंटल पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो मेंटल हेल्थ एक्ट के कौन से चैप्टर में कहा गया है कि मेंटली पेशेंट का डिस्चार्ज किस तरीके से किया जाएगा? चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 या फिर चैप्टर 8 में? तो ये बात प्रेजेंट की गई है चैप्टर 5 में। मेंटल इलनेस पेशेंट, मेंटल इल पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ है। डिस्चार्ज की बात किस चैप्टर में कही गई है? चैप्टर 5 में।
नेक्स्ट वन इज व्हाट डज जूफोबिया मीन्स। जू का मतलब होता है एनिमल, फोबिया का मतलब होता है डर। तो यदि इनएक्सपेबल फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेस कहें तो क्लस्ट्रोफोबिया, वाटर से कहें तो हाइड्रोफोबिया, और यहाँ पर जो एनिमल से डर कहें तो क्या कहलाएगा, जूफोबिया। इनएक्सपेबल फियर ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट वन इज रिवर्सिबल डिमेंशिया इज सीन इन। रिवर्सिबल डिमेंशिया किस में देखने को मिलेगा, विल्सन में, मिक्सेडीमा में, अल्जाइमर्स में, फिर हंटिंगटन्स डिसीज में। तो रिवर्सिबल डिमेंशिया देखने को मिलेगा मिक्सेडीमा में। नेक्स्ट वन इज कॉमन रिस्क फैक्टर इन पेशेंट विथ सीवियर डिप्रेशन। यदि कोई पर्सन को सीवियर डिप्रेशन हुआ है तो कॉमन रिस्क फैक्टर क्या होगा, फटिगेबिलिटी, हेल्यूसिनेशन, एजिटेशन या फिर सुसाइडल टेंडेंसी। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, सीवियर डिप्रेशन में, उनमें सुसाइड के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट वन इज mental illness that cause bodily symptoms including pain and the symptoms can't be tracked back to any physical causes known as। ऐसी मेंटल इलनेस जिसमें बॉडीली सिम्टम्स हैं, पेन भी हो रहा है आपको, लेकिन आपके किसी भी टेस्ट के थ्रू आपको पता नहीं चलता है, फिजिकल कॉज कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी लगा नहीं है आपको, तो ये क्या है, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर या फिर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। तो ये कहलाएंगे कि आपको पेन है लेकिन लगा पड़ा कहीं पर भी कुछ नहीं है, बॉडीली सिम्टम आपको लग रहा है कि आपको दर्द हो रहा है, तो क्या है, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन इज इन विच टाइप ऑफ सीजोफेनिया द पेशेंट मोटर बिहेवियर इज ग्रेटली डिस्टर्ब्ड। तो पेशेंट का मोटर बिहेवियर किस तरीके के सीजोफेनिया में डिस्टर्ब होगा, तो बॉडीली और मोटर किस में डिस्टर्ब होते हैं, कैटाटोनिक, जिसमें क्या होगा, कैटाटोनिक सीजोफेनिया में क्या होगा, आपको मोटर बिहेवियर चेंज रहेंगे। पैरानॉइड में आपकी सोच ही बदल जाएगी, आप अपने आप को सबसे ऊपर पहचानने लगेंगे कि हम हैं तो कोई नहीं। नेक्स्ट वन इज मैनिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो मैनिया का मतलब क्या है, पैरानॉइड डिल्यूजन, हाई सेल्फ स्टीम, लॉस ऑफ इंसाइट या फिर लॉस ऑफ ओरिएंटेशन। तो मैनिया किससे रिप्रेजेंट करेगा, हाई सेल्फ स्टीम। क्या है यहाँ पर, हाई सेल्फ स्टीम। नेक्स्ट वन इज ऑल इंटरवेंशन प्रिवेंट हाइपोथर्मिया इन प्रीटर्म बेबीज एक्सेप्ट। तो प्रीटर्म बेबीज में क्या हाइपोथर्मिया है जो सभी से हम रोक सकते हैं, किसी एक को छोड़कर। तो पॉलीथिलीन प्लास्टिक रैप में करके प्रिवेंट कर सकते हैं, डबल लेयर्ड इंक्यूबेटर से कर सकते हैं, बेबी को वुलन कैप हेड कवर करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिलीवरी रूम का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस नहीं कर सकते, बेबी को और ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। जो नॉर्मल डिलीवरी रूम का टेम्परेचर होता है वो होता है 25 to 28 तक रखा जाता है। प्रीटर्म बेबीज़ में हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए सभी पॉइंट्स हम अपना सकते हैं एक्सेप्ट लास्ट को। नेक्स्ट वन इज सरफेक्टेंट इनएक्टिवेशन सकर्सिन। तो सरफेक्टेंट इनएक्टिवेशन किस में देखने को मिलेंगे, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, ट्रांजिएंट टैकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न या फिर ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लासिया। सरफेक्टेंट इनएक्टिवेशन देखने को मिलेंगे जिनमें मेकोनियम एस्पिरेट सिंड्रोम वाले बेबी हो, मेकोनियम को एस्पिरेट कर गए हों उन बेबीज़ में। नेक्स्ट वन इज टोटल लंग कैपेसिटी इन अ न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न बेबी की लंग कैपेसिटी कितनी होती है, 100 ml, 350 ml, 500 ml या फिर 150 ml। यदि न्यूबॉर्न बेबी की लंग कैपेसिटी की बात की जाए तो 150 ml होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर मैक्रोसोमिया मीन्स। तो मैक्रोसोमिया का मतलब क्या है, बेबी विथ लार्ज टंग, बेबी विथ लार्ज हेड या फिर लार्ज साइज बेबी। ऑप्शन डी है बेबी हुज बर्थ वेट इज नॉट एडिक्वेट टू द लेंथ। मैक्रोसोमिया का मतलब होता है लार्ज साइज बेबी जो कि मेनली डायबिटिक मदर में डिलीवर होते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉर्मल मैनिफेस्टेशन अ न्यूबॉर्न बेबी एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी नॉर्मल मैनिफेस्टेशन न्यूबॉर्न बेबी के किसी एक को छोड़कर। अनइवन हेड शेप, रेस्पिरेशन आर इरेगुलर, एब्डोमिनल 30 to 60 बीट पर मिनट, पॉजिटिव मोरो रिफ्लेक्स या फिर हार्ट रेट 80 बीट पर मिनट। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनकी हार्ट रेट होती है 120 to 160 तक, कितनी होती है 120 to 160 तक रहती है, लेकिन यदि हार्ट रेट 80 बीट पर मिनट है तो ये क्या है, नॉर्मल नहीं है। नेक्स्ट वन इज एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी इज कैलकुलेटेड यूजिंग। EDD हम किस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, मैकडोनल्ड, नेगल्स, रूल ऑफ 9 या फिर डाउन्स। तो हम एस्टिमेट डेट ऑफ डिलीवरी कौन सा फॉर्मूला अपना के चेक करते हैं, नेगल्स रूल से।
नेक्स्ट वन इज आयरन सप्लीमेंटेशन इन अ हेल्दी टर्म ब्रेस्ट फीड बेबी शुड बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ। तो यदि हमें बेबी को आयरन सप्लीमेंट स्टार्ट करना है, जो बेबी ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो कब से करेंगे? 2 वीक से, 4 वीक से, 8 वीक से या फिर 6 वीक से। जनरली कितने 6 वीक से स्टार्ट करवा दिया जाता है टर्म बेबी में, टर्म और हेल्दी बेबी है उनमें। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्राइटेरिया फॉर लो बर्थ वेट। तो LBW बेबी कब कंसीडर किए जाते हैं? जब बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg से भी कम हो। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन इज साइज ऑफ सक्शन कैथेटर यूज्ड इन न्यूनेट फॉर ओरल एंड नेजल सक्शनिंग। जो न्यूनेट बेबी होते हैं उनमें ओरल और नेजल सक्शनिंग की जाती है। पहले सक्शनिंग ओरली की जाती है, देन आफ्टर नोज से, ताकि एस्पिरेट ना कर पाए फ्रूट को, म्यूकस को। तो यहाँ पर जो सक्शन कैथेटर में साइज यूज़ की जाती है वो कितनी होती है? 8 फ्रेंच की। मैंने अभी जो स्टार्टिंग में बताया था कि जो फ्रेंच डिनोट करता है किसको? कैथेटर के डायमीटर को, एक्सटर्नल डायमीटर को। कितना होगा? 8 फ्रेंच, 8 FR। नेक्स्ट वन इज बेस्ट साइड टू डिमॉन्स्ट्रेट कैपिलरी फिलिंग इन इन्फेंट। तो कैपिलरी फिलिंग टाइम यदि हमें चेक करना है इन्फेंट में, तो कहाँ पर करेंगे हम? नेल बेड, स्टर्नम, ईयरलोब या फिर ग्रेट टो को। कहाँ पर कैपिलरी रिफिलिंग चेक होगी? नेल बेड में। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एंड आइडियल पेल्विस। तो डिलीवरी के लिए, वेजाइनल डिलीवरी के लिए जो मोस्ट कॉमन और आइडियल पेल्विस होती है वो कौन सी है? गायनेकॉइड पेल्विस। नेक्स्ट वन इज द फीलिंग ऑफ द चाइल्ड्स मूवमेंट बाय द मदर इज कॉल्ड। तो फर्स्ट फीटल मूवमेंट दैट इज फेल्ट बाय द मदर। क्वेश्चन यदि ये भी है तो आपको आंसर देना है क्विकनिंग। क्या होगा आंसर आपका? क्विकनिंग। नेक्स्ट वन इज द फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द यूट्रस इन रिलेटेड टू द वेजाइना। ये क्वेश्चन आपको विथ इमेज के बताया कि कितने डिग्री एंगल पर है, जो एंटीवर्जन और एंटी फ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पर कहा फॉरवर्ड बेंडिंग है यूट्रस, तो वेजाइना से यहाँ पर क्या रिलेशन कहलाएगा? एंटी फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, एंटीवर्जन और डॉर्सी फ्लेक्शन। तो यहाँ पर यूट्रस जो किस पोजीशन में रहती है वेजाइना के? एंटीवर्जन और एंटी फ्लेक्शन। यदि फॉरवर्ड बेंडिंग कहा है तो कौन सा है? एंटी फ्लेक्शन। नेक्स्ट वन इज जैकमियर साइन इज ऑल्सो नोन एज। तो जैकमियर साइन को और हम क्या कहेंगे? जिसमें जो वेजाइना है कैसी रहेगी? ब्लूइश टाइप की देखने को मिलेगी। तो ये क्या कहलाएगा? चैडविक साइन। नेक्स्ट वन इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग वीक्स ऑफ जेस्टेशनल डज द यूट्रस नॉर्मली रीच द लेवल ऑफ एक्सीफेस्टर्नम। तो एक्सीफेस्टर्नम तक यूट्रस कितने वीक के जेस्टेशनल पीरियड में पहुंच जाएगा? 32, 36, 40 या फिर 42। तो ये एक्सीफेस्टर्नम तक पहुंच जाएगा 36 में। आफ्टर दैट लाइटनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉरसेप्स शुड नॉट बी यूज्ड इन। तो फॉरसेप्स कब यूज नहीं किए जाएंगे? ट्विन डिलीवरी में, हाइड्रोसेफेलस में, पोस्ट मैच्योरिटी में या फिर आफ्टर कमिंग हेड ऑफ द ब्रीच। तो यहाँ पर फॉरसेप्स यूज नहीं किए जा सकते हाइड्रोसेफेलस में, क्योंकि इसमें क्या होगा? हाइड्रोसेफेलस में क्या होगा? बेबी का जो हेड का साइज है बहुत ज़्यादा होता है। फॉरसेप्स आप यूज़ करते हैं तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? फॉरसेप्स हाइड्रोसेफेलस में यूज़ नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज विच अमंग दी फॉलोइंग हार्मोन आर सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। तो कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करेगी? कैल्सिटोनिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकागोन या फिर प्रोलैक्टिन। तो यहाँ पर ग्लूकागोन पैंक्रियास करेगी, कैल्सिटोनिन है जो यहाँ पर पैराथायरॉइड करेगी, और यहाँ पर जो पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट कर रही है वो क्या है? प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट वन इज एट व्हाट स्टेज ऑफ लेबर द एपिजियोटोमी डन। तो एपिजियोटोमी कब की जाती है? तो जब बेबी का हेड है जो वेजाइना के यहाँ पर ऑलरेडी आ गया हो लेकिन वहाँ पर फंसने लगता है, तो उस टाइम पर क्या की जाती है? एपिजियोटोमी और पेरिनियोटोमी। तो क्या किस स्टेज में की जाएगी? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। नेक्स्ट वन इज विच हार्मोन इज नेसेसरी फॉर द पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। तो पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए कौन सा हार्मोन इम्पोर्टेंट है? तो वो है यहाँ पर HCG। क्या है? HCG। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए इम्पोर्टेंट है, हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए तो क्या है? HCG हार्मोन के कारण। नेक्स्ट वन इज एन इरेगुलर असाइक्लिक ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रस इज नोन एज। तो असाइक्लिक और इरेगुलर ब्लीडिंग के लिए क्या टर्म यूज किया जाएगा? पॉलीमेनोरिया, मेट्रोरेजिया, ओलिगोमेनोरिया फिर मेनोरेजिया। तो टर्म यूज होगा क्योंकि साइक्लिक ब्लीडिंग होती
तब हम यहाँ पर टर्म यूज करते मेट्रोरेजिया, लेकिन यहाँ पर सॉरी मेनोरेजिया, लेकिन इस आई लिखें तो क्या है मेट्रोरेजिया। नेक्स्ट वन इज कीपिंग अ मेडिसिन इन द इंटरनल कैविटी ऑफ द बॉडी इन लिक्विड फॉर्म इट इज कॉल्ड। यदि हमें बॉडी की किसी इंटरनल कैविटी में लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन को क्या करना है, पुट करना है, तो क्या कहलाएगा इनहेलेशन, इंस्टलेशन, इंटरवल या फिर इंसलेशन। तो इंटरनल कैविटी में यदि कोई लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन डालनी है तो क्या कहलाएगा इंस्टलेशन, जैसे कि आइज में, ईयर्स में। नेक्स्ट वन इज नोजोकोमियल इन्फेक्शन इज ऑल्सो नोन एज, तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहलाते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन इज चेंज इन द अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट कॉज द टिटेनी। तो टिटेनी किसके कारण होगा, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरमैग्नीसीमिया, हाइपरकैल्सीमिया या फिर हाइपोनेट्रेमिया। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा डिस्टर्ब होगा जब टिटेनी होगा, तो होगा कैल्शियम का लेवल, तो यहाँ पर क्या है हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट वन इज विच पोजीशन इज मोस्टली रिकमेंडेड फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन। तो रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए कौन सी पोजीशन यूज की जाती है, लिथोटॉमी, डोर्सल रिकॉम्बिनेंट, सिम्स या फिर प्रोन। जो पोजीशन रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए यूज की जाती है वो कौन सी है, सिम्स पोजीशन। नेक्स्ट वन इज विच प्रिपरेशन इज गिवन इन डेप्थ ऑफ द मसल्स बाय जेट टेक्निक। तो जेट टेक्निक के थ्रू इंट्रावास्कुलर रूट से मेडिसिन इंजेक्ट की जाती है, तो वो कौन सी मेडिसिन दी जाएगी इनमें से, जिंक, आयरन, विटामिन सी या फिर कैल्शियम। जेट टेक्निक अपना के जो मेडिसिन दी जाएंगी वो कौन सी होंगी, आयरन, क्योंकि टिश्यूज में इरिटेशन क्रिएट कर सकती है, इसीलिए इनको जेट टेक्निक के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कास्ड बाय द वायरस। तो पोलियो, चिकन पॉक्स, एड्स तीनों वायरल हैं, टीबी माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुल के थ्रू होने वाली प्रॉब्लम है और ये क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट वन इज कंपोनेंट्स ऑफ द अंडर 5 क्लिनिक इंक्लूड। तो अंडर 5 क्लिनिक के कंपोनेंट सभी हैं, वैक्सीनेशन है, न्यूट्रिशनल सर्वे है, ORS है, मार्क कर सकते हैं आप सभी को। नेक्स्ट वन इज मलेरिया इज कॉज्ड बाय। मलेरिया किसके थ्रू होगा, तो ये होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर। तो लंग कैंसर का मेन कॉज क्या है, स्मोकिंग। लिवर कैंसर का पूछें तो एल्कोहल। नेक्स्ट इज पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कवर्स। तो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन में कितने एज ग्रुप के लोग कवर किए जाते हैं, तो इसमें 0 to 5 ईयर्स के चिल्ड्रन हैं जो कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज फैट इज स्टोर्ड इन। तो फैट कहाँ पर स्टोर किया जाता है, तो फैट जो एडिपोज टिश्यू होते हैं जनरली एब्डोमिनल लेयर में होते हैं, एब्डोमेन के ऊपर जो चर्बी जिसको हम हिंदी में कहें तो एडिपोज टिश्यू, यहाँ पर फैट सबसे ज़्यादा स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू में। नेक्स्ट इज ऑरेंज इज अ मेजर सोर्स ऑफ। तो ऑरेंज है जो किसका मेजर सोर्स है, तो ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या फिर विटामिन सी। तो ऑरेंज, आंवला, जितने भी खट्टे फल फूल हैं इसके मेजर सोर्स हैं विटामिन सी के। नेक्स्ट वन इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, अमीनो एसिड, प्रोटीएस, पेप्टाइड्स या फिर पेप्टोन्स। तो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है प्रोटीन की, अमीनो एसिड। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विटामिन। तो इनमें से विटामिन कौन सा नहीं है, फॉलिक एसिड, निकोटिनिक, एस्कॉर्बिक, ये तीनों है, लैक्टिक एसिड नहीं है। नेक्स्ट वन इज सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फैट। तो फैट से रिलेट करता हुआ आपको एक गलत स्टेटमेंट बताना है। दे आर हीट रेगुलेटर्स। तो बिल्कुल सही, जो लोग फैटी होते हैं, ओबीज होते हैं, उनको एज कम्पेयर टू थिन लोगों की ठंडी कम लगती है। दे प्रोवाइड लेस एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। तो फैट से 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी मिलती है, जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरीज। तो स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल गलत है। दीज आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ CHO टुगेदर विथ प्रोटीन दे फॉर्म द सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर क्या है, क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना है, तो क्या है, दे प्रोवाइड लेस एनर्जी देन द कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ऐसा नहीं है, फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलती है एज कम्पेयर टू प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के। नेक्स्ट वन इज सेक्स एजुकेशन में भी इंट्रोड्यूस्ड एट प्राइमरी स्टेज थ्रू। तो सेक्स एजुकेशन यदि प्राइमरी स्टेज में आप बता रहे हैं तो ये क्या होगी, सेपरेट सब्जेक्ट होना चाहिए, नॉलेज अबाउट हाइजीन होना चाहिए, इंटीग्रेशन विथ फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, फिर लेसन ऑन नेचर स्टडी। तो सेक्स एजुकेशन यदि आप प्राइमरी स्टेज में एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स को, तो फिजिकल एजुकेशन के साथ में आप इसको बता सकते हैं।
नेक्स्ट वन इज qualitative and quantitative research are the classification of research on the basis of रिसर्च की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन किस बेस पर डिफर करेंगे, यूज ऑफ रिसर्च, टाइम डायमेंशन पर, टेक्निक पर, या फिर पर्पस ऑफ द रिसर्च पर। तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च का जो क्लासिफिकेशन है किस बेस पर रखा जाएगा, टेक्निक यूज्ड पर, कौन सी टेक्निक से आप रिसर्च करते हैं उस बेस पर। नेक्स्ट वन इज द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन एक्सेप्ट। तो हेल्थ एजुकेशन के सभी प्रिंसिपल हैं किसी एक को छोड़कर। अननोन टू नोन, कॉम्प्रिहेंसिव, क्रेडिबिलिटी या फिर इंटरेस्ट। तो जो हेल्थ एजुकेशन है हमेशा नॉन टू अननोन होना चाहिए। अब जो बाकी रिमेनिंग के क्वेश्चन इसके बाद के बचे हुए हैं वो जो कि 2021 का ही हम सेकेंड शिफ्ट का पेपर देखेंगे उसमें आपको बता देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, हैव अ